बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर सब सवेरे पाकिस्तान की एक और फ्रेश एपिसोड के साथ। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पर। आज जनाब 19 जुलाई 2022, आज का दिन आई एम श्योर आपकी जिंदगियों में बड़ा खास होगा। कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे, कोई किस तरह का कोई और दिन मना रहा होगा, कोई अचीवमेंट मना रहा होगा। लेकिन ये जरूर याद रखें कि हर दिन आने वाला जो है हमें पिछले दिन का सबक और आने वाले दिनों के लिए हमें एहतियात जरूर सिखाता है। दैट्स आई बिलीव शाहज़ेब कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, हम क्या देखते हैं, हम मुल्क के हालात देखते हैं, हम अपने पर्सनल हालात देखते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स के हालात देखते हैं, हम अपने जो है फ्यूचर को भी देखते हैं। लेकिन हम फ्यूचर के लिए हमेशा एंग्जाइटी का जरूर शिकार होते हैं, बिकॉज हम एंग्शियस होते हैं कि क्या होगा हमारे फ्यूचर में। लेकिन हमारी हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस है, हमने उससे क्या सीखा। हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हों उससे सीखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारा मसला ही है कि हमारे यहाँ कोई सीख नहीं रहा है और हादसात में इजाफा इसी वजह से होता है क्योंकि माजी में हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं, बहुत सारे हादसात ऐसे होते हैं, लेकिन ना उससे इदारे कुछ सीखते हैं ना लोग कुछ सीखते हैं। और फिर वजह यही है कि वो हादसात फिर दोबारा नुमा होते हैं। कराची के इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं। फेडरल बी एरिया की मूसा कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत गिर गई और ये रिहायशी इमारत थी और अल्लाह का शुक्र है कि उस इमारत को खाली करा लिया गया था ऑलरेडी। इस वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जरूर हुआ। आसपास की इमारतों को नुकसान जरूर पहुंचा, आसपास के जो घर थे उनको नुकसान जरूर पहुंचा। और ऐसे वाकयात हम हर कुछ अरसे बाद देखते हैं, चाहे बारिशें हों या ना हों कराची में। इसकी वजूहात क्या है कि इमारत चंद दिन तक आपकी बात कर, आपने वो वीडियो देखी जिसमें ये? बिल्कुल, वो वीडियो देखी और मैं वो वीडियो देख के जो हैरान था वो ये था कि वो 40 गज की इतनी छोटी जगह जहां पर 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, इसको क्यों पहले नहीं देखा गया? क्या किसी की नजर से नहीं गुजरी? जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनकी नजर से ही नहीं गुजरी। और फिर जब एक हादसा हो गया तो सब लोग वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि ये 40 गज पर इमारत कायम की गई थी जो कि गैर कानूनी है। गैर कानूनी के साथ साथ अगर वो झुकती ना, जिस तरह बताया जा रहा है कि वो एक साइड पर उसका जो है वो टिल्ट होना स्टार्ट हो गया था, जो वजह बनी उनकी इवैक्यूएशन की यानी खाली कराने की। लेकिन अगर वो टेढ़ी ना होती ना तो लोग अभी तक वहां रह रहे होते। शाहज़ेब, सोचने की बात यह, अगर वो टेढ़ी ना होती, अगर इशारे ना मिलते, अगर हिलती नहीं बिल्डिंग, आप चल रहे होते तो आपको जो है ना शेक ना फील हो रहा होता, तो लोग वहां रहते और अचानक से खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक वो सिचुएशन आती शाहज़ेब कि वो बिल्डिंग लोगों के होते हुए गिरती। तब क्या करते? तब हम मना रहे होते, गम मना रहे होते, हम पिट रहे होते, हम लोगों की अमवात को रो रहे होते, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे। किस तरह की सिचुएशन में हम रह रहे हैं। और आई एम सॉरी, क्या मैंने ऐसी बात की है जो पहले कभी ना हुई है? हम लोग खुद ऐसे इलाकों में गए हैं जहां पे ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई थी जो बिल्कुल गैर और मां यकीनी तौर पर अभी भी कराची में कई इमारतें, शहर की कई इमारतें मखदूश हालत में होंगी, बल्कि हैं जो कि खतरे की अलामत बनी हुई हैं, लेकिन वो किसी की नजर से नहीं गुजरेंगी जब तक कि कोई हादसा नहीं हो जाता, जब तक कि वो इमारतें गिर नहीं जाती। तो इसकी वजह क्या है? लेकिन सबसे पहले ये जो कराची के इलाके फेडरल एरिया की मूसा कॉलोनी में हुआ है, इस हवाले से हम अपडेट हासिल करेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ हैं फरीद आलम, उनसे उसके बाद इस पर तफसीली बात भी करेंगे। फरीद, अपडेट दीजिएगा, क्या इस सिचुएशन है? जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर की जानिब से जो है शहर में मखदूम इमारतों को खाली कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ मखदूश इमारतों पर ना सिर्फ बैनर आवेदा किए गए बल्कि ऐलानात भी कराए गए। बैनर जो आवेदा किए गए उन पर तहरीर था कि ये इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं हैं, इसलिए इसको फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। अगर मखदूश इमारतों की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतें ज़िला जुनूबी के अंदर हैं, जिनकी तादाद 224 से ज़ायद बताई जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ अगर हम टाउन्स की बात करें तो किसी में 20 है, किसी में 40 है, किसी में 10 है। और इन इमारतों को खाली कराने में जो सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो शहरी हैं, जो मकीन इन इमारतों में रिहाइश पजीर हैं, वो तवील अरसे से जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको मुतबादिल रिहाइश फराम की जाए। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से मुतबादिल शहरियों को मुतबादिल रिहाइश ही सबसे बड़ा एक मसला है। कोई रोड बनानी हो या कोई ब्रिज बनाना हो या कोई फ्लाईओवर बनाना हो या कोई नाला बनाना हो तो वहाँ पहले से मुकीम लोगों को मुतबादिल रिहाइश का मुतालबा किया जाता है लोगों की जानिब से, जो हुकूमत सिंध के लिए पूरा करना नामुमकिन है। जिसकी वजह से आज तक कई गुज़िश्ता तकरीबन 15-16 सालों से जो है मखदूश इमारतों को खाली कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सिलसिले में ताहाल अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले दिनों जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मखदूश इमारतों पर जब बैनर लगाए गए थे तो उसके बाद कुछ इमारतें खाली भी हुई हैं, तकरीबन जिनकी तादाद 4 से 6 बताई जाती है। लेकिन 421 इमारतों में से 4-6 इमारतें खाली हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान कुछ ऐसी तामीरात भी की गई हैं जो जिनके नक्शे पायस नहीं कराए गए, जिनमें तामीराती माहिरीन को शामिल नहीं किया गया, और उन कसीरुल मंजिला इमारतों को तामीर करने के बाद उसमें पोर्शन बना के शहरियों को फ़रोख्त कर दी गई। नाक़िस मटेरियल से ये बिल्डिंगें तैयार की गई हैं। अभी हुकूमत सिंध की जानिब से संजीदगी से इस मामले को देखा जा रहा है। 421 मखदूश इमारतें हैं जिनको खाली कराना हुकूमत सिंध के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। शुक्रिया 92 न्यूज़ के हमारे नुमाइंदे फरीद आलम साहब, आपने आगाह किया। और जिस तरीके से शाहजेब में साथ साथ ये देख भी रहे थे जब आप रिपोर्ट हमसे शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से जुड़ी हुई है विदाउट एनी गैप्स, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए जब कंस्ट्रक्शन होती है। मैंने जो है इंटीरियर पढ़ी है, इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ी है, उसमें भी टेक्निकलिटीज बताई जाती थी शाहजेब के किस तरह आपकी खिड़की होनी चाहिए, कहाँ आपके दरवाजा होना चाहिए, कहाँ पे आपको कौन सा रंग होना चाहिए। तो जब कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर का काम आता है तो लोगों को बाकायदा इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत होती है। शायद मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं पता होगा, लेकिन अगर इस पर हम किसी एक्सपर्ट से अगर बात कर सकें तो वो हमें पता होगा कि किसी भी इमारत की तामीर के लिए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस वक्त चेयरमैन आबाद मोहसिन शखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया, आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं और आज फिर आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। वेरी ट्रैजिक, जो भी है किसी की जान माल कुछ भी हो, हक हलाल की कमाई होती है और उसका नुकसान होता है। तो हम लोग कल भी यही बात कर रहे थे कि देखकर जो है ना बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं मोहसिन भाई, आपको मेरी आवाज आ रही तो जवाब जरूर दीजिएगा, कि बुलंद इमारतें जमीन पर बना दी जाती हैं, नजदीकी ना कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और इसकी वजह से हम देखते हैं किस तरह कोलैप्स 40 जो है गज पर 5 मरला इमारत, ये कहाँ का जो है वो ये लॉजिक है, जरा प्लीज समझाइएगा जी। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है कि मास्टर प्लान में वो एरिया भी डिजाइन में नहीं है। नंबर 2 ये होता है कि ये जब छोटी बिल्डिंगें बनती हैं तो ये अप्रूवल होती नहीं है, बगैर अप्रूवल के बिल्डिंग्स बनती हैं। और जब ये बगैर अप्रूवल्स की होती है तो इनका ना कोई सॉइल टेस्ट होता है, ना उसकी फाउंडेशन का आपको पता चलता है। इसकी जो भी बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है, नॉर्मली हम 12 टन 8 टन से लेके 16 टन तक पर स्क्वायर फीट इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन बिल्डिंगों में 4 टन से कम सरिया लगता है, तो वो स्ट्रेंथ भी नहीं होती। और इसमें इसमें निकलने का रास्ता होता है इमरजेंसी, ना स्टेयरकेस के ऐसे वसाइल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी डेंजरस है। अल्लाह ना करे अगर इसी तरह कोई भी हल्का सा भी हादसा हुआ या कोई ऐसा डिजास्टर आया कराची में, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हजारों बिल्डिंगें गिरेंगी और लाखों लोगों की जान रिस्क में होगी। मोहसिन साहब, आप इमरजेंसी एग्जिट की बात कर रहे हैं, इन इमारतों में तो हमें एग्जिट नजर नहीं आ रहा। इन इमारतों का ये हाल है कि इनके अंदर ना एंट्रेंस है ना एग्जिट है, इतनी छोटी जगह है। फिर साथ में आपने फरमाया कि बगैर अप्रूवल की बिल्डिंग बना दी जाती है, लेकिन यही तो गलत बात है कि जो बगैर अप्रूवल के बनती है, क्या उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्या कोई उनको देखने वाला नहीं है कि ये बिल्डिंग पूरी खड़ी कर दी गई और कोई वहां पर नहीं पहुंचा देखने के लिए? 40 गज कर एक इमारत खड़ी कर देना, सही समझ नहीं आ बड़ी इमारतों की तामीर भी, इस हवाले से कानून क्या कहता है? मैं थोड़ा सा कानून समझना चाह रहा हूं कि कानून इस हवाले से क्या बताता है, कितनी जगह पर कितनी बड़ी इमारत कायम की जा सकती है? ये जो 40 गज पे जो बिल्डिंग बन रही है, वो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती 40 गज पे। जैसे कि 40 गज पे हाई राइज या इतनी बड़ी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी भी मास्टर प्लान में। ये मैक्सिमम ग्राउंड प्लस 1 का घर बन सकता है, वो भी अच्छी आबादी के साथ। अभी देखो शाहजेब ने ये भी क्लियर कर दिया मोहसिन भाई ने कि जनाब बन ही नहीं सकती, यानी कि ये तो साबित हो गया इस तरह से कि इलीगल है बकौल इनके। अगर 90 और 120 गज की अगर बात करें मोहसिन भाई, तो जरा यहाँ पे भी गाइडलाइन दीजिएगा कि 90 या 120 गज पर कितने मरला इमारत हो सकती है? यानी तकरीबन 5 मरला कितना होना चाहिए उसके ऊपर? मैक्सिमम 120 गज में ग्राउंड प्लस 2 फॉर रेजिडेंशियल पर्पज है, अपने घर के इस्तेमाल के लिए है। और कम से कम 400 गज का प्लॉट होना चाहिए जिसपे आपका ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग की जो अप्रूवल बिल्डिंग कंट्रोल देती है, या कोई छोटा प्लॉट भी कमर्शियल है, फिर वो डिपेंड करता है ग्राउंड प्लस 2 बनता है तो वो जो प्लानिंग में होता है। अदरवाइज मास्टर प्लान में 400 गज से कम का जो केडीए ने डिज़ाइन किया है या जो मास्टर प्लान में डिज़ाइन है, वो 400 गज के कमर्शियल प्लॉट है। छोटे प्लॉट्स जब आप होते हैं सोसाइटीज वगैरह में कमर्शियल, लेकिन उसकी भी ग्राउंड प्लस 2 से ज्यादा हाइट नहीं। मोहसिन साहब, फिर हैरानगी की बात यह है कि कराची में जितनी भी 120 गज पर इमारतें कायम की गई हैं, जो कि 4-5 मंजिला, हर तरफ आपको ये इमारतें नजर आती हैं, ये तमाम इमारतें गैर कानूनी है। फिर कह सकते हो कि जितने भी 3 फ्लोर से ज्यादा बनी हुई है सब गैर कानूनी है और विदाउट अप्रूवल है। और हमारी गवर्नमेंट के मतलब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज और जितने भी इदारे हैं
उनकी अमरेला में बन रही है, नहीं तो बन नहीं सकती। इतना खुलकर ये बात कह दी गई शाहजेब कि वो जो इस तरह की इमारतें बनी हुई हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है। इसका मतलब है जो गैर कानूनी इमारतें हैं वो उधर लोग रह भी रहे हैं, उनको सपोर्ट भी हासिल है। जाहिर है बगैर किसी सपोर्ट के तो नहीं वो बिल्डिंग्स पूरी बन सकती ना। यहाँ पे कल हम यही बात करते हैं कि रेती रखो बाहर तो गाड़ी आ जाती है। पूरी पूरी बिल्डिंग्स बनी है, रेजिडेंशियल लोग रह रहे हैं और सदियों से रह रहे हैं। मोहसिन भाई, मेरा अगला सवाल ये है कि जो पुरानी इमारतें हैं, जिस तरीके से जो पुरानी बनी हुई, जिस तरह ये भी मेरे ख्याल बहुत कोई नई नहीं थी, लेकिन जो और पुरानी इमारतें उनके हवाले से क्या एक इम्प्लीमेंटेशन है, रूल है, रेगुलेशन है कि उनको गिराना चाहिए या उनकी मुरम्मत से भी काम हो सकता है? जी है, दुनिया की टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अगर आपका स्ट्रक्चर वीक है या फाउंडेशन वीक है तो हम इसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में अभी अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, और हमें एक सर्वे कराना चाहिए पूरे कराची का और ये देखना चाहिए कि कौन सी बिल्डिंगों की क्या स्ट्रेंथ है। और मेरे ख्याल से कुछ सर्वे एनएडी यूनिवर्सिटी भी कर रही थी और कुछ हम भी उनके साथ काम किया था, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आता, इसलिए कि उस पर कॉस्ट बहुत आती है। वो कॉस्ट कौन लेगा? लोग अपनी जानों की के गंवाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हम स्ट्रेंथ कर सके तो बेहतर है, या गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी, अदरवाइज लोगों की जानों से। मोहसिन साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा प्लीज, बल्कि हमारे नाजरीन को, कि हम कहीं पर भी अपने घर के बाहर रेत रखें या बजरी पहुंचे ना तो वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, वहां पर म्युनिसिपल वाले आ जाते हैं, वहां पर ट्रक्स आ जाते हैं और आकर चेक करना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी नजर में ये सब कुछ होता है कि किस घर में क्या तामीर किया जा रहा है या क्या एक्सटेंशन की जा रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं, इतनी बड़ी इमारतें कायम कर दी जाती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इनको नहीं देखता या देखता है तो नजरअंदाज कर देता है? मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध पूरी जिम्मेदार है। जो भी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं किसी भी चीज के, किसी भी मुल्क में। अगर मेरी कंपनी है और मैं उसका ओनर हूँ और मेरे छोटे नीचे वाले लोग भी कोई काम कर रहे हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बेसिकली स्टार्टिंग पुलिस आके देखती है, आपके म्युनिसिपल इदारे आ जाते हैं, आपके जितने भी मैं समझता हूँ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज के लोग हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा भी अब तो एंटी करप्शन वाले भी आ जाते हैं और दूसरे इदारे भी आ जाते हैं। तो ये सारे सभी मिल के, मतलब एक चीज कंस्ट्रक्शन हो रही है वो तो छुप के हो ही नहीं सकती, तो वो उनके बगैर अप्रूवल या उनके बगैर उस सिस्टम के हो नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है कि हमने काफी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है, सीएम साहब को भी कहा है, और सीएम साहब ने एक्शन का भी करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक शहर में मैं समझता हूँ कि जितना ऑफिशियल बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं उससे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन आज भी हो रही है। थैंक यू मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में आकर हमें वाकई में सीरियसली हमारे लिए जो हमारे डाउट्स थे ना हम दोनों के, हम कल ये बात कर रहे थे जब भी हमने खबर सुनी थी और अजीब से हमारी कैफियत हो गई थी, तो हमें ऐसे सवाल थे कैसे हुआ, ये लीगल नहीं था, कैसे हो गया, एक बिल्डिंग बन गई, नजर नहीं आया, लोगों ने देखा नहीं। और ये बात आपने आज आके इसकी तस्दीक भी कर दी साथ में कि बकौल आपके ये तमाम चीजें जिस तरह हो रही हैं लीगली, वो लीगल हैं, हमें लग नहीं रहा वाकई में लीगल है, लेकिन जो लीगल तरीका है उस पर बिल्डिंग्स बन नहीं रही। और ये बात अभी शायद हम प्रोग्राम में स्टार्ट होने से पहले ये बात कर रहे थे कि ये बिल्डिंगें, ये जो घर हैं, ये जो इमारतें हैं, इनकी कीमतें कोई सस्ती नहीं है, छोटी जगहों पे बनी हुई है, करोड़ों में है, इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आप प्रोग्राम में आए और आपने बहुत ज्यादा हमें क्लैरिटी भी दिया है। रियली रियली होप किस तरह की जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर एक्शंस भी हो, आवाम के लिए भी थोड़ा सा आसानी हो। बट जो पुरानी इमारतों को करने का टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, आप उनको बचा सकते हैं। हमारी कितनी इमारतें हैं, मसला ये है कि आप किस किस इमारत को बचाएंगी कराची की। जब आप सारी इमारतों को बचा लेंगे तो फिर कराची में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि कई इमारतें ऐसी हैं जो कि इलीगल है माया। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है खैर कराची का, और हम उम्मीद करते हैं कि इस पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या बाकी तमाम अथॉरिटीज इस पे कुछ देखें, दोबारा इसको नजरअंदाज ना करें। वो तमाम इमारतें जो कि इलीगल हैं इनको खाली कराया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, नहीं तो ऐसे हादसात रूनुमा होते रहेंगे कराची में। ऐसा ही है। खैर अब कुछ बात कारोबार की करें। बिल्कुल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कारोबार का सेक्टर जो है हमारा बहुत अफेक्ट हुआ है। बिजली और जिस तरह दाम बढ़े, हर चीज के इन्फ्लेशन जो है हमें नजर आई, और किस तरह राइजिंग प्राइसेस जो हमें नजर आई। हमें पिछले हफ्ते भी हमने इस तरह का, ईद से पहले भी हमने प्रोग्राम किया था शाहजेब ने, मैंने जैसे बताया पूरी जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, लोगों के पास काम नहीं है, महंगाई और बिजली और गैस की वजह से जिस तरीके से
से कीमतें आसमान को छू रही हैं, लोगों का कारोबार और लोगों की जो जरा आमद नहीं हो किस तरीके से इफेक्ट, और इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रही है वो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। जब से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, तकरीबन समझ लेंगे हमारी एक्सपोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारी एक्सपोर्ट खसारे में है, लाखों डॉलर्स का नुकसान हमें हो रहा है ऑलरेडी, जब से हम देख रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में एक बड़ा इजाफा हुआ है। इस पूरी सूरत हाल का मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, और आज इस पर तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे, मगर पहले अपडेट हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ आसिफ सिद्धू उनसे। बिल्कुल जी देखें, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता कारोबारी अफराद का कहना है कि गवर्नमेंट की जानब से चूँकि बिजली महंगी कर दी गई है और इसकी वजह से एक्सपोर्ट बहुत मुतासर हो रही है और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और वो ऑर्डर्स जो बैरून ममालिक से पाकिस्तान में दिए गए थे सनतकारों को, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एक्सपोर्ट शदीद हद तक अब मुतासर हो गई है। सनतकारों का कहना है कि चूँकि जो बिजली के रेट हैं वो 38 से 40 रुपये तक फ़ी यूनिट चले गए हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्राइस है और इसकी वजह से इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है, और जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी इफ़ेक्ट हुई है। उसकी जानब से जो खाम माल सप्लाई किया जा रहा है एक्सपोर्ट की सनत को, वो जो चेन है, सप्लाई चेन, वो मुतासर होने की वजह से एक्सपोर्ट जो ऑर्डर्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं। सनतकारों का कहना है कि जो गैर ज़रूरी टैक्सेस शामिल किए गए हैं बिजली के बिलों में, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और इसके अलावा जो दीगर टैक्सेस हैं उनकी वजह से कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इसके अलावा जो बिजली की लोड शेडिंग है ये भी जलती पर तेल का काम कर रही है कि एक तो बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, ऊपर से ज़रूरत के वक्त बिजली जब दस्तयाब नहीं होती तो उसकी वजह से मुकर्ररा जो वक्त है जिसमें कि बैरूनी आर्डर्स को मुकम्मल करके सप्लाई को बाहर भिजवाना होता है वो भी शदीद हद तक मुतासर हो रहे हैं। सनतकारों की जानब से ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि एक तसलसल के साथ कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो इसकी वजह से रूटीन में ही आर्डर्स बैरूनी ममालिक से बहुत कम होते जा रहे हैं, और जो कारोबार है एक्सपोर्ट का वो सुकड़ता जा रहा है। जबकि अब कीमतें लगातार बिजली की बढ़ने की बायस इस पर जो सेकंड और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ती जा रही है। सनतकारों की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को इस पर संजीदगी से देखना होगा, लोड शेडिंग का ख़ात्मा करना होगा, और इसके अलावा जो बिजली के बिलों में गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं उनको हज़फ करना होगा, और जो लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका तो जो रिलीफ पैकेज है उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको अभी तक रिलीफ नहीं दिया गया, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है सनती शोबे में। उसको भी जो रिलीफ पैकेज है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको बर वक्त मुकम्मल करके और उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके बैरूनी ममालिक भिजवाया जा सके और सनत का पहिया रवा रहे। जी, इसी मामले पे हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से काशिफ ज़िया साहब ने। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद भी कहते हैं, लेकिन बाकी में ये हमने तफसीली रिपोर्ट भी देखी। बहुत शुक्रिया हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से जो इंडस्ट्री शाज़िब अफेक्ट हो रही है, उनसे सवालात कर लेते हैं कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, क्या चैलेंजेस है जो फेस कर रहे हैं, क्या आप लोगों की तरफ से जो है वो एक आप लोगों के मुतालबात हैं, और लॉन्गर टर्म में हमारे मजबूत सोल्यूशंस। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई थी और बहुत अच्छी हमारी एक्सपोर्ट चल रही थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की खास तौर पर, और बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ऐसे में क्या इकदाम उठाने ज़रूरी हैं, हुकूमत को फौरी तौर पर क्या करना होगा कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो तमाम मसाइल हैं वो हल किए जा सकें, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद, इसको फौरी हल करना बहुत जरूरी है। लाखों डॉलर्स, जस्ट इमेजिन, हम $1 की कीमत को रो रहे होते हैं, लाखों डॉलर्स का हमें नुकसान हो रहा है। सो हमारे साथ मौजूद है फिर पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन से काशिफ ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, को हमारी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल जी काशिफ साहब, बस ये सिचुएशन जिस तरीके से हम गुजर रहे हैं कि बढ़ते दाम किस तरह एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किल का बायस बने हुए हैं, जरा इस पर थोड़ा सा गाइडलाइन और जरा हमसे शेयरिंग कीजिएगा। जी देखें, इसके ऊपर मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर लास्ट ईयर के जो अभी कल अदारे शुमारियात ने जो नंबर जारी किए हैं, $19 बिलियन की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 महीने से हमारे जो ऑर्डर्स जो हम बाहर से लेते हैं,
1 बिलियन डॉलर की उसमें कमी हो चुकी है। अब मैं बात करना ये चाहूँगा कि ये तसलसल जो एक्सपोर्ट में बढ़ता हुआ तसलसल था हर महीने का, वो जो बढ़ती हुई एक्सपोर्ट थी वो अब डिप का शिकार हो गया। और उसके पीछे रीजंस क्या हैं? उसके पीछे आपकी इन्फ्लेशन की रीज़न है, आपकी बिजली की प्राइस है, आपकी गैस की प्राइस है, उसके साथ आपकी पेट्रोल की प्राइस है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी हम गवर्नमेंट से ऑलवेज हम लॉ एंड ऑर्डर की डिमांड करते थे कि उसकी स्टेबिलिटी चाहिए, अब उसके साथ साथ एक और फैक्टर शामिल हो गया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। हम जो बिजनेस कम्युनिटी है इसकी कोई जमात नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, हमारे अपनी कारोबार से गर्ज होती है। और इसके ऊपर जो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जब चेंज हुई है और सुपर टैक्स का इजाफा किया गया, ऑलरेडी ये टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जो है 29% के टैक्स पे कर रहे हैं। बजाय टैक्स नेट को बढ़ाने के उन्होंने 10% का सुपर टैक्स हमारी ही इंडस्ट्री के ऊपर लगा दिया। अब जब बिजली की प्राइस ऊपर जाएगी, गैस की प्राइस ऊपर जाएगी, सुपर टैक्स लग जाएगा, पेट्रोल की प्राइस है, उसके साथ साथ लोड शेडिंग है। और लोड शेडिंग के साथ जब लोड शेडिंग होती है तो हमें ऑल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर जाना पड़ता है, जिसके ऊपर डीजल के ऊपर हमें जनरेटर चलाने पड़ते हैं, और डीजल की प्राइस ऑलरेडी आपके सामने है। अब ये ग्लोबल सिचुएशन भी है, पाकिस्तान के अपने हालात भी खराब है, और जब इन सारी चीजों को क्यूमुलेट किया जाए ये ग्लोबल सिचुएशन भी है और पाकिस्तान के अपने हालात भी थोड़े खराब हो गए। इन मामलात में हम देख रहे हैं कि जैसे कीमतों में इजाफा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी काफी खराब हो गई। लेकिन इस सारे मामले में आप थोड़ा सा हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर सकते हैं कि पिछले 3 माह की अगर हम बात करें तो उसमें कितना नुकसान पहुंचा है एक्सपोर्टर्स को, खासतौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? अप्रैल मई जून तक मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि हमारा जो ऑर्डर्स होते हैं वो फौरी तौर पे डिप नहीं करते। इट टेक्स लाइक 60 to 90 डेज। जो भी नंबर्स हैं वो 60 to 90 डेज के इफेक्ट के ऊपर आते हैं। जो लास्ट मंथ के जो नंबर आए हैं, $1 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो ऑर्डर्स कम हो चुके हैं। अब IMF के पास हम जा रहे हैं, हमें 1, 2, 3 बिलियन डॉलर के लिए हम वहां पे जा रहे हैं। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट करें कि $1 बिलियन के ऑर्डर अगर 1 महीने में कम हुए हैं, तो आपने कितनी देर से IMF के साथ निगोशिएशन कर लें चंद बिलियन डॉलर्स के लिए। हमने गवर्नमेंट को यह बोला कि अगर आप हमारी सेक्टर को सपोर्ट करें, टेक्सटाइल सेक्टर को पूरी सपोर्ट दें, हम आपको IMF से छुटकारा दिलवा सकते हैं। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स $31 बिलियन पे गई हैं और पाकिस्तान चंद बिलियन डॉलर IMF से ले रहा है। और अगर $31 बिलियन है, हमारा टारगेट ये था कि हम 40 से 45 बिलियन डॉलर पे जा 40 से 45 बिलियन डॉलर का जो टारगेट था, ये जस्ट गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से $31 बिलियन पे आया। तो और अभी भी कुछ नहीं गुजरा, अभी भी गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स मिला? मिफ्ता इस्माइल से हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें ये बोला कि पॉजिटिव रिस्पांस है, लेकिन गवर्नमेंट का सिनेरियो जो है उनको अपनी समझ नहीं आ रही, उन्होंने हमें क्या चीजें देनी है। अभी भी हमारी डिमांड्स जो है वो गवर्नमेंट के सामने के अभी तक उन्होंने 30 जून को बिजली और पेट्रोल, बिजली और गैस की प्राइसेस रिवाइज करें। थोड़ा लिस्ट आउट करते हैं कि मुतालबात क्या है। हमारे बिजली मुतालबात ये है कि बिजली और गैस की जो प्राइस है वो 9 सेंट पे बिजली थी और 6.5 सेंट पे गैस की प्राइस थी। हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जो इंडिया और बांग्लादेश में इस टाइम पे गैस की प्राइसेस है, नो डाउट गैस और बिजली की प्राइसेस बढ़ी है, लेकिन आप हमें वो प्राइसेस दें जो कि बांग्लादेश में, जो इंडिया में, ताकि अगर हम ऑर्डर्स लेने के लिए जाते हैं अपने बायर्स के पास तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हमारे प्राइसेस जो है वो आउट ऑफ द सर्कल ना हो। और गवर्नमेंट से ये हमारी जायज डिमांड है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हम 30 जून के से पहले इसके ऊपर फैसला करेंगे। 30 जून कब की गुजर गई और अभी तक हमें एम्बिग्विटी का शिकार है कि हमें आने वाले महीनों में हमारे जो बिल्स आएंगे उसमें बिजली और गैस की क्या प्राइसेस होंगी, हम किस रेट के ऊपर कैलकुलेट करके अपने ऑर्डर अपने सिक्योर करेंगे, ये सब एम्बिग्विटी का शिकार है। और इसकी वजह से इस टाइम पे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कराची में भी लोगों ने लेबर को फारिग करना शुरू कर दिया है, फैसलाबाद के अंदर भी फारिग करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें खुद पिक्चर क्लियर नहीं है कि हमने किस रेट के ऊपर ऑर्डर सिक्योर करने हैं। और आने वाले वक्तों में खदशा ये है कि हमारी जो लेबर है वो जब बेरोजगार होगी तो सड़कों पे होगी। करते हैं जब मैशत की बात हो रही होती है, इकोनॉमी की बात होती है कि हमें इंपोर्ट कम करने की जरूरत है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने यह फैसला भी किया कि इंपोर्ट पर बैन लगाया जाए और एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है ताकि इस डिफरेंस को कम किया जाए। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप क्या समझते हैं इकदाम फौरी तौर पर करना जरूरी है, और अगर ये इकदाम नहीं किए गए तो हमारी मैशत पर क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में?
देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। इंपोर्ट्स अगर आपने कम करनी है तो आपने एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं ये रिलाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर आप रॉ मटेरियल ही बंद कर देंगे, स्टेट बैंक के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि कोई इंपोर्ट की एलसी खोलनी हो 3 से 4 दिन ये लेते हैं उसकी अप्रूवल के लिए। और अगर हम रॉ मटेरियल नहीं मंगवाएंगे, एक तरफ रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया, बिजली गैस की प्राइसेस बढ़ा दी, ये तो कहीं पे हमें सांस लेने के लिए भी नहीं छोड़े। तो इतनी एम्बिग्विटी है हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट में, जिन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अभी कल नंबर है 11% की उसमें ग्रोथ है। तो ये एम्बिग्विटी किस तरह दूर होगी? क्या आपको लगता है कि हम जो है इसका अगर इसको बड़ा समराइज वे में कहें तो एक जुमले में इसको कूजे में कैसे बंद करेंगे आप? कूजे में ये बंद करेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आने वाली पिक्चर जब तक क्लियर नहीं होगी कौन सी गवर्नमेंट आगे सस्टेन करनी है, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट ने 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी दी थी। नून लीग गवर्नमेंट जैसे ये पीडीएम की जो गवर्नमेंट है ये इंपावर हुई है, इन्होंने वो पॉलिसीज के आगे हर्डल क्रिएट किए हैं और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डिप करना शुरू कर दिया। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज जो है वो इस मुल्क में नहीं है। जैसे गवर्नमेंट रिजीम चेंज होती है, पिछली पॉलिसीज खत्म कर देते हैं, नए आने वाले नहीं रहा है। क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई? प्रॉब्लम्स तो इसीलिए क्रिएट की गई क्योंकि वो पीटीआई की पॉलिसी थी, जबकि हमें इन पॉलिटिकल आंसर से हट के फैसले कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए। जो आपको 31 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है, ये रिकॉर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। तो अगर ये एक्सपोर्ट हुई है इसके पीछे टेक्सटाइल पॉलिसी थी, और वो टेक्सटाइल पॉलिसी की कंटिन्यूटी अगर हमें रिफंड्स टाइम पे नहीं देंगे, अगर बिजली और गैस की प्राइसें मुतवाज़न नहीं रखेंगे, अगर हमें साजगार माहौल पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, तो हम किस तरह अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जो है वो 52 बिलियन डॉलर पे गई है। हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जरूरी है क्योंकि पीटीआई ने आपको 5 साल का प्लान दिया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अब आपको जो नई हुकूमत है, क्योंकि ये खुद अभी 1 साल के लिए जारी बात है, उसके बाद आम इंतखाबात होने, तो अब तक आप लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं आ पा रही, कोई प्लान नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासर हो रही है। तो हम 1 साल तक इस लर्ट से नहीं निकलने वाले क्या, या मे बी मोर देन दैट? जी बिल्कुल, जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है, मैंने आपको बोला इस टाइम पे फैक्ट्रीज के अंदर से ऑलमोस्ट 30% उन्होंने लेबर ऑर्डर कम होने की वजह से फारिग कर चुके हैं। और अभी तक आने वाले वक्तों में जैसे जैसे ये ऑर्डर्स कम होंगे, अगर ये सिचुएशन ठीक नहीं होती है, तो मैं ये कह रहा हूं हम लोगों को जब रोजगार नहीं दे सकेंगे, लोग क्या करेंगे? लोग सड़कों पे होंगे। तो हमें ये इस चीज को लाजमी तौर पे देखना है, हमें इस चीज को देखना है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, और हमारी बैकबोन ऑफ द कंट्री जो है वो इस टाइम पे हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, और हमें हर हाल में उसको सपोर्ट करना है। हमारे पास देयर इज नो अदर वे आउट। पाकिस्तान प्रायोरिटी होना चाहिए ना, अपने अपने पर्सनल एजेंडा नहीं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन से। कर साहब, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। बड़ा क्लियरली आपने हमें बता दिया कि पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से लोग इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एम्बिग्विटी का शिकार हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है। आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी नहीं, पाकिस्तान की मायशत हमारे साथ प्रायोरिटी नहीं है। अपने अपने पर्सनल एजेंडा और अपने अपने पर्सनल हमारे प्लान्स हैं वो जो है हम पढ़ सकते हैं। वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ, विल बी राइट बैक जी। Once again a very good morning जी, आप हमारे साथ हैं, वक्फे में हमारे साथ रहे। और अब बिजनेस की अगर बात करें तो बहुत सारे बिजनेसेस आप शुरू करते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते। मैंने जितना ई कॉमर्स में 5 साल सीखा, पढ़ा, ट्रेनिंग हासिल की, उसमें तक एवरी बिजनेस टेक्स 3 to 5 years कि वो अपनी स्टेबिलिटी बनाए, मगर उसका इनफ्लो आउटफ्लो, उसका बिजनेस प्लान, उसका फाइनेंशियल बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपकी लिक्विडिटी है उसमें कि नहीं है, उसको जो है सस्टेन करने के चांसेस हैं कि नहीं है, कितने अरसे में आपको वो फायदा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में फायदा होने के बावजूद, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में सस्टेन नहीं कर पा रहे मुख्तलिफ स्टार्टअप्स? और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां पर स्टार्टअप्स का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, उसके बाद वो फ्लॉप हो जाते हैं, उनकी प्लानिंग ठीक नहीं है। हम खुश होते हैं ना, शादी जब हो रहा था हमारे डिस्कस करते, एक दफा शादिर भी मुझे बताया कुछ स्टार्टअप बिजनेस से नए कि वो देखा है आपने, बड़ा अच्छी सर्विस है, बड़ी अच्छा उनका जो है पैकेजिंग है, बड़ा उन्होंने अच्छा मार्केट किया है और वो अच्छी जो है सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सस्टेन नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में कुछ एग्जांपल्स हम बताते हैं। अभी करीम की जो फूड डिलीवरी सर्विस है उन्होंने वो बंद कर दी, फिर सियोल की जो हम देख रहे थे मुख्तलिफ शहरों में सर्विस है वो बंद की गई,
एयरलिफ्ट की अगर बात करें तो हम देखते हैं उन्होंने भी कुछ जो हिस्सा है अपनी सर्विस का मुअत्तल कर दिया। फिर वावा कार जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी की गई, लेकिन उसके बाद सर्विस को ही मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। तो ये क्या वजूहात हैं? माहिरीन क्या कहते हैं कि प्लानिंग का फुकदान है या इसके साथ साथ गलत अंदाजे हैं, कीमतों का गलत तयन है? इनकी वजूहात क्या है कि स्टार्टअप्स होते हैं और उसके बाद वो फ्लॉप हो जाते हैं या फिर उनको उसमें चेंजिंग्स करनी पड़ती है उन आइडियाज में? ROI बहुत जरूरी चीज है जो आपको बिजनेस में बड़ी जरूरी इस वक्त चाहिए होती है, लेकिन क्या वो ROI है, यानी कि रिटर्न ऑन एफर्ट्स है? ये एफर्ट्स तो सब लगा रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलती। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद असफर हुसैन साहब जो कि एक लंबे अरसे से जो है वो इंक्यूबेशन से वाबस्ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनका तारुफ कराते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहात है। सैयद असफर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। शाजीपुर में डिस्कस कर रहे थे, आप साथ ही थे, तो क्या आप कहना चाहेंगे हमारे इन सवालात की हवाले से? हाँ, तो बिल्कुल आपने सही कहा, फेलियर्स का कहा, लेकिन अगर इसको हमें ग्लोबल देखना चाहिए। पहले तो ये कि जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत नया फिनोमेना है पाकिस्तान के लिए। स्टार्टअप और एक आम बिजनेस में क्या फ़र्क होता है? स्टार्टअप ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं। नए बिजनेस जो तेज़ी से ग्रो करे टेक्नोलॉजी की मदद से। तो हमें ये जानना चाहिए कि स्टार्टअप्स वो हैं, और ये जितनी सारे आपने नाम लिए सब वो मिसालें हैं जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ग्रो करते हैं। अच्छा, इंटरनेशनली देखें जिसमें सबसे बड़ा हब स्टार्टअप्स का जो है सिलिकॉन वैली है यूएस में, और अगर आप वहां पे भी देखें ना तो कहीं आता है 80% फेलियर, कहीं आता है 90% फेलियर, सम से कि 95% फेलियर है। तो फेलियर जो है ना, फेलियर होना बहुत नॉर्मल है स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। उसमें बहुत अवामिल होते हैं कि जिसकी वजह से वो पैसों को बहुत ज्यादा लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, बर्न किया जाता है, ताकि नहीं होता फिर जी, मतलब यू नीड, आपको ग्रोथ चाहिए होती है बढ़ने के लिए। तो हाई ग्रोथ जब होती है तो रिस्क भी होता है। ये बेसिक इन्वेस्टमेंट का भी रूल है कि ग्रेटर रिस्क ग्रेटर। जी, तो इसीलिए स्टार्टअप जो हैं, जो आपने बताया, जाहिर है वो कुछ बंद हो रहे हैं, कुछ फेलियर हो रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें पाकिस्तान की, और मैं पिछले 5-6 साल में देखूं, खास तौर पे पिछले 2 सालों में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट $300 मिलियन से ऊपर आई है, और ये 2 साल में बहुत तेज़ी से आई है, जिस तरह से स्टार्टअप्स फॉर्मेशन हुई हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज खुद पाकिस्तानी बना रहे हैं, 500 से 600 तो सिर्फ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के 5 जो मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम्स हैं उनके पास स्टार्टअप्स हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो रही है। आप सही कह रहे हैं, जाहिर है जो बड़े नाम हैं कुछ वो उनको कुछ नुकसान हुआ है, और जैसे वावा कार्स वगैरह हैं वो तो वैसे भी बाहर, पाकिस्तान से बाहर की। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि 80% चांसेस होते हैं, बहुत सारी कंपनीज फेल हो जाती हैं, लेकिन आप समझने से बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपकी प्लानिंग कैसी है, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसी कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसमें आप समझते हैं कि जो प्राइसेस रखी जा रही हैं, फर्ज करें कुछ सर्विस भी है तो उसका तयन ठीक तरीके से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, और ये प्लानिंग में भी कहीं फॉल्ट हो सकता है, इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल स्टार्टअप है वो फ्लॉप हो जाए। जी जी बिल्कुल। देखें, एक चीज़ तो हमें सोचनी चाहिए, और ये कस्टमर, खासतौर पर कंज्यूमर, आम शहरी जो इस्तेमाल कर रहा है ये मुख्तलिफ सर्विसेज, अगर एक मेरी सर्विस की मार्केट फैक्टर्स की वजह से प्राइस को मैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ, मैं एक कंपनी के तौर पे, तो जाहिर है मैं घाटे में कितनी देर बेचता रहूँगा अपने सिर्फ कस्टमर बढ़ाने के लिए। यही इन स्टार्टअप्स के साथ हुआ कि इन्होंने इतना ज़्यादा डिस्काउंट दिया, जिसमें आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्लानिंग का, कि आप ज़्यादा कस्टमर लेने के लिए मुख्तलिफ तरह से डिस्काउंट्स और दूसरी तरीके से कस्टमर्स को ला रहे होते हैं। इस वजह से आपकी बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर आ जाता है कंपनीज पे। बहुत दफ़ा हायरिंग के भी इश्यूज होते हैं, आप बहुत ज़्यादा मार्केट से इस तरह के लोग ला रहे होते हैं जिनको आप ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, वो भी आप पे। तो ये सब कैश फ्लो मैनेजमेंट का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी मिली है, जैसे आप लोगों ने जिक्र किया था। अच्छा असफर साहब, एक चीज़ और भी मेरी लर्निंग भी रही है, और लकीली एक सवाल भी ऑब्वियसली इस हवाले से है, जो हमें चैलेंज आता था ना शाह, जब मैं शेयर कर रही थी आपसे कि हम ई-कॉमर्स में थे, तो ये ज़रूर आता था असफर साहब, ओपन माइंडेडनेस की बहुत कमी लगती थी, कि जैसे कि ना पीपल वर नॉट ओपन टू टेक्नोलॉजी, टू न्यू वेंचर्स। वो कहते हैं पुराना ही बिजनेस हो या फिजिकल बिजनेस, व्हिच फिजिकल बिजनेस आर डाइंग ग्लोबली, राइट? टेक्नोलॉजी से बिजनेस बड़ा ग्रो हो रहा है, लेकिन लोग ओपन माइंडेड नहीं हो रहे, वो क्या वजह है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए तो हमारे सिर्फ लोगों को नहीं, एक आम कस्टमर को नहीं, जो बड़े बिजनेसेस हैं उनको भी डिजिटल होना चाहिए। जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अक्सर,
वो एक बज़वर्ड भी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपकी कंपनीज जो हैं वो खुद कितनी डिजिटल हैं, हमारा आम इस्तेमाल कितना डिजिटल है। इसी वजह से जो पाकिस्तान में ऐप बेस्ड बिजनेसेस है, यानी कि आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड की और उसके कस्टमर्स बने, ये आपको कम दिखेगी तादाद। ज़्यादातर बैंकिंग ऐप्स होंगी या कुछ ई कॉमर्स ऐप्स होंगी, लेकिन जैसे दुनिया भर में तो फिटनेस के लिए से लेके पता नहीं कितनी ऐप्स लोग यूज करते हैं, सब कुछ है। लेकिन इसका मतलब अफसर साहब अपनी बात में जरा इजाफा कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि वो यूज तो करते हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन उनको फिजिकल दुकान से ज्यादा समझ में आता है, जिसका जो है वो कैश फ्लो इतना, जिसका आउटफ्लो है वो कंट्रोल से बाहर है। आपका बिके ना बिके आपको बिल देना है, आपका बिके ना बिके आपको लोगों को तनख्वाह देनी है, आपका बिके ना बिके आपने जो है उसका वहां का किराया देना है। लोगों को ये समझ नहीं आता कि आपका आउटफ्लो डिजिटल दुनिया में जाके आपके जो खर्चे हैं वो कंट्रोल में आ जाते। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। थैंक यू। इसकी वजह से लोगों को ये समझना चाहिए कि ये मेजर ओवरहेड्स आपके, और अब तो लिस्टिंग इतनी आसान हो रही है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में लोग काम भी कर रहे हैं उन सारे ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ, कितने सारी आपकी कॉस्ट भी बचती है और आपका फेल होने का रिस्क भी कम होता है ना, आपका रिस्क भी मिटिगेट हो रहा है। लेकिन सबसे इसमें एक फैक्टर है, देखिए ये बनते हैं इकोसिस्टम से, जब आपकी पूरी हर तरफ से तैयार हो हम डिजिटल इनेबल करने के लिए, क्या हमारी बैंकिंग को भी बेहतर होना है, हमारी बैंकिंग अच्छी खासी डिजिटल है, लेकिन उसको भी बेहतर होना है, हमारे इदारों को मुख्तलिफ जो अच्छा, इसी से मैं एक पॉइंट मेरे ज़हन में है कि हमारे यहाँ पेमेंट मेथड्स के बहुत प्रॉब्लम है, पेमेंट के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, हमारे यहाँ फ्रॉड के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज में हम ये रिस्क नहीं लेते, हमें ये टेंशन होती है। बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, आप कोई कपड़े भी ऑर्डर करें तो जो दिखाई दे रहा होता है उसमें हकीकत में बड़ा फर्क होता है। तो आप समझते हैं इस फ्रॉड की वजह से भी लोग रिलाई नहीं करते या लोग वो अवेल नहीं करते जो फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उससे वो फ्लॉप हो जाता है? देखिए मल्टीपल, एक तो ये रीजन है कि लोगों को जो कमिट किया जाता है उस पर ट्रस्ट के इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी एक फैक्टर है कि अगर मैं अपने बैंकिंग डिटेल्स दूंगा उसमें हैक होने का दूसरे और गलत यूज के चांसेस हैं। और तीसरी चीज ये है कि शायद इतनी अभी भी वही जो आपने पहले बात की, यूज टू नहीं हुए, हमें आदत है दुकान, कंफर्ट जोन से नहीं निकले ना, कंफर्ट जोन की भी बात है, लेकिन ये विद टाइम चेंज हो रहा है। आज भी हमारा जो रिटेल सेगमेंट है उसमें बहुत ही कम अभी भी डिजिटल ई कॉमर्स साइड वन ऑफ द लोएस्ट इन द रीजन है, जहाँ 15, 20, 25% रिटेल बिजनेसेस का ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है। वहाँ पाकिस्तान के अभी नंबर्स अभी भी कम है, लेकिन बढ़ रहे हैं। आज आप देखें तो छोटे टाउन्स में भी सेकंड टीयर सिटीज जो हैं पाकिस्तान की, उनमें भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वो वक्त के साथ साथ चेंज होगा। एक चीज मैं कहूँगा, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया है और चीजें लोगों को बताना चाहिए, फेलियर को हम एम्ब्रेस करें। क्या बात की है, वाह वाह वाह, जबरदस्त बात की है आपने, सीरियसली फेलियर को एम्ब्रेस करें। आपने वाकई में ऐसी बात की है कि जब तक आप आप फेल का जो है मजा नहीं लेंगे, आपको सक्सेस का लुत्फ नहीं आएगा और ना उसकी आदत होगी। बट थैंक यू सो मच, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट, और शाहजहांपुर में अक्सर जो है हम पूरी ग्रुप में बैठे होते हैं तो हम ना नई अपॉर्चुनिटीज का, डिजिटल बिजनेसेस का, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जरूर बात कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इस तरह के सेशंस होते रहने चाहिए और आप फिर आइएगा हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच असफर हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इस टॉपिक पर डिस्कशन भी हुई, सेशन अच्छा हुआ। हमें एटलीस्ट समझ आ रही है कि हमारे यहाँ स्टार्टअप फ्लॉप होने की वजूहात क्या है। अब हमने गुज़िश्ता रोज मुलाकात की एक खातून से, और उन खातून से मुलाकात करके हमें बहुत सारी बातें पता लगी जो कि पाकिस्तान आई हैं सिर्फ अपना घर देखने के लिए। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत इसलिए बहुत सारे लोगों की है क्योंकि जाहिर है हम यहाँ पर बड़े हो गए, यहाँ पैदा हो गए। कुछ लोगों की पाकिस्तान से शायद नहीं बल्कि यकीनन शाज़िब हमसे ज़्यादा होगी मोहब्बत, जिनके आबाई शहर, आबाई गांव, आबाई घर सरजमीन पाकिस्तान में होंगे और वो बॉर्डर पार दुनिया के किसी और कोने में होंगे और वो याद करते होंगे यार हम वहाँ पैदा हुए थे, उस गलियों में, उस जगह पर, उस इलाके, उस मोहल्ले में। अच्छा, दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन जो बिल्कुल बॉर्डर के आसपास लोग हैं ना हमारे, जब पाकिस्तान और भारत अलग हुए तो वो फैमिलीज बहुत ज्यादा इसलिए याद करती हैं क्योंकि उनका घर रहा है, बाई इलाका रहा है, बाई घर रहा है, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अपने घर को विजिट कर सकें, वहां आकर देख सकें। वो एक नॉस्टैल्जिया फील भी होता है, फिर कुछ यादें ताज़ा भी करना चाह रहे होते हैं लोग। 1947 में बहुत से लोग अपनी जायदादें, अपने घर, अपना सब कुछ, कोई छोड़ के वहां से यहाँ, कोई छोड़ के यहाँ से वहां गया, और जब उस 1947 के बाद जब कभी आने का मौका बना तो कभी हालात ने साथ नहीं दिया तो कभी वाकयात ने साथ नहीं दिया। तो वो वाली बात है कि 92 साल की खातून जो कि भारत में
रहती थी, अपने आबाई शहर, आबाई जगह, आबाई घर को देखना, जिनका ताल्लुक पिंडी से था उस जमाने में, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले, तो उस वक्त जो है उन्होंने छोड़ा और बड़े सालों तक शायद वो ट्राई करती नहीं आने का, उन्होंने कोशिश की तो कभी उनको वीज़ा नहीं मिला, कभी उनको बड़ी जो है वो अफसोस भी रहा उनको। लेकिन हाल ही में हिना रब्बानी खर ने जो है बड़ा किरदार अदा किया, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, और पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने ये कोशिश की कि उनको खैर सगाली के तौर पर जो भारतीय बुजुर्ग खातून है उनको 3 माह का वीजा जारी किया है ताकि वो अपना आबाई घर आ सके जो कि रावलपिंडी में है। और ये 92 साल भारतीय खातून पाकिस्तान पहुंच गई, वागा के जरिए पाकिस्तान पहुंची। भारतीय बुजुर्ग खातून जो है उनका खानदान रावलपिंडी में रहता था, 1947 में उनका खानदान पाकिस्तान से इंडिया चला गया था और वो चाह रही थी कि वो पाकिस्तान अपना घर विजिट करे, जो कि फाइनली हो गया। आपको पता है कि वो कितने साल की थी जब वो गई थी? 15 साल की थी। तो उनको काफी सारी चीजें याद भी होंगी, बहुत छोटे थे ना, बहुत सारी चीजें उनको याद नहीं रहती, लेकिन इनको तो बहुत सारी चीजें हो सकता है याद भी हो। एंड लकीली माशाल्लाह अब इस वक्त वो, इनका नाम है रीना छबर और ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे लाहौर स्टूडियोज में। पाकिस्तानी इमरान विलियम भी इनके साथ इस वक्त मौजूद है लाहौर स्टूडियोज में। ये पूरा एक ग्रुप है जो इस वक्त इनको सपोर्ट भी कर रहा है, इनको गाइड भी कर रहा है, इनको पूरे पाकिस्तान की सैर भी करा रहा है। और जब भी पाकिस्तान की कोई सैर करने वाली बात होती है तो हम वैसे ही खुश हो जाते हैं और कोई अपने घर लौट कर आए, अपनी पुरानी यादें। सुना है कि जब वो वाघा बॉर्डर क्रॉस कर रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो खुशी के आंसू होंगे, वो एक लॉन्गिंग के आंसू होंगे, वो एक ऐसे मिस करने के आंसू होंगे कि मुझे अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी जगह जो है वो देखने को नसीब हुई। सो इनको खुशामदीद कहते हैं। रीना साहिबा से बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं रीना जी। रीना साहिबा खुशामदीद कहेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में और पाकिस्तान में भी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप अपनी खुशी के बारे में बताइएगा, आपको पाकिस्तान आकर कैसा लगा? मेरे को खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि मैं अल्टीमेटली यहाँ आ गई, लेकिन वो जब मैंने बॉर्डर का देखा था तो उस वक़्त मैं जो रोई थी वो थोड़ी तकलीफ़ में था, क्योंकि मेरे को लगा कि हमारा अपना गांव है और उसमें एक लकीर बना दी है, पड़ा कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, तो समहाउ आई गॉट इमोशनल मेरे को इसे। अदरवाइज आई एम टू हैप्पी, बहुत खुश हूँ कि मुझे वीज़ा मिल गया अल्टीमेटली। सबसे ज़्यादा तो खुशी इस बात की है कि आपने इतनी, एक सबसे मोहब्बत थी आपको और आपको आने की एक चाहत थी जब आपने बॉर्डर क्रॉस किया। और वाकई में हम जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं, लगता है कि कोई फ़र्क नहीं है। अब बताइए, जब आप अपने इलाके में गई, अपनी जगह को देखा, अपने शहर को देखा, पाकिस्तान को देखा, उस जगह को देखा जो आप छोड़ कर गई थी, तो कैसा लगा आकर? मेरे को देखिए, मैं अपने घर तो अभी जा नहीं पाई, इस वक्त मैं लाहौर में हूँ। अच्छा। हाँ जी, लेकिन कल मैं जा रही हूँ वहाँ, और उसकी तो मैं कह नहीं सकती, वो भी मिक्स्ड फीलिंग है। मिक्स्ड इसलिए है कि इतनी पूरी फैमिली हम सब इकट्ठे रहते थे, अब इस वक्त आई एम द ओनली सर्वाइवर, सो इसलिए इसलिए थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स भी है कि फैमिली का कोई मेंबर नहीं है, लेकिन खुशी भी है इस बात की कि कम से कम एक को तो चांस मिला कि वो जाके घर को देख के आए। उसके लिए तो आई एम वेरी एक्साइटेड, बट एज आई सेड कि आई हैव गॉट मिक्स्ड फीलिंग्स। तो रीना जी, जब आप आ रही थी तो लोगों का क्या रिएक्शन था कि तुम जा रही हो, आर यू श्योर इफ यू वांट टू गो, या किसी ने कोई पॉजिटिव नेगेटिव, क्या किस तरह का फीडबैक था? हम बहुत देखिए, ज़्यादा पॉजिटिव था, और मेरा अपना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव शुरू से ही था। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि अकेले जा रहे हो, डर नहीं लगता? मैंने बोला मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, वैसे भी जाती तो नहीं लगता, पर अब तो इस वक्त इतने फ्रेंड्स हो गए हैं, फेसबुक पे भी फ्रेंड बने, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल अपने हैं। बिल्कुल, मैं सचमुच यहाँ आके भी जरा भी
ये लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरी और रीना साहिबा आप अपने घर आ रही हैं तो आपको डर किस बात का लगना है? जरा मुझे अपने घर के बारे में बताइएगा, आपका घर कहाँ पर है, कैसा है, और आप अभी आपने कहा कि आप विजिट नहीं किया आपने, तो कब का प्लान है आपका अपने घर जाने का? मैं कल जा रही हूँ अपने घर, और वो so happy for you. I am so too happy कि I will be able to visit. तो मैं ना कल जा रही हूँ। तो क्या सोचा है आपने, क्या प्लान बनाया? जब अपने घर जाएंगी तो सबसे पहले क्या करेंगी वहां जाकर? देखिए, अब ये तो जब मैं पहुंचूंगी तो क्या होगा रिएक्शन मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर ऐसा है कि क्योंकि उन्होंने मेरा घर ढूंढ दिया, एटलीस्ट मैंने उसकी तस्वीर देखी है, मेरा घर बिल्कुल ठीक रखा हुआ उन्होंने, तो इसलिए मेरे को ये तो अब जाके ही पता चलेगा कि कैसे लगेगा। आई रियली विश हम आपको मिलकर एक जोर की झप्पी दे सकते, बिकॉज इतने एक्साइटेड है हम आपके लिए, आपकी एक्साइटमेंट का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इसी वजह से बोलती हूँ कि हमारे दोनों मुल्कों में सब लोगों को प्यार से मिलना चाहिए। मुल्क बन गए हैं अब, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सब आपस में मिल, सारी जगह हम जा सकते हैं, यहाँ आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर ऐसा है कि प्यार सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा कैरेक्टर अदा किया आपकी इस स्टोरी में। क्या कहना चाहेंगी कि सोशल मीडिया ने कैसा कैरेक्टर अदा किया? जी, सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प की। मेरे साथ बैठे हुए हैं इमरान विलियम साहब, इन्होंने जो ग्रुप शुरू किया है उसने इतना भी अच्छा काम किया है और इतना पॉजिटिव फीलिंग्स दी हैं सबको कि उसका हम तो यही जानना चाह रहे हैं। जरा इमरान विलियम साहब आप बताएं, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे ये प्रोग्राम में। आप ये किस तरीके का आपने ग्रुप बनाया है जहां पर आप लोगों को अपने प्यारों से मिला रहे हैं, या वो अगर अपना घर विजिट करना चाहते हैं तो वो विजिट कर रहे हैं? ये क्या स्टोरी है, किस तरीके से रीना साहिबा जो है आपको पता लगा कि ये अपना घर विजिट करना चाह रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले 92 न्यूज़ का मैं थैंक यू करूंगा कि उन्होंने हमें अपना विजन और दुनिया में पहुंचाने का मौका दिया आज। मैं अपने ग्रुप के बारे में बताता चलूँ। हमारे ग्रुप का नाम है इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब। मैं क्योंकि एक हेरिटेज लवर हूँ, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के टूरिज़्म को हम लोगों ने हमेशा प्रमोट किया है, तो हमारा एक लोकल कुछ इंडियंस पाकिस्तानी, कुछ इंडियंस पाकिस्तानी जो यूरोप में या USA UK में है, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, उसको हमने एक शक्ल दे दी इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब की। हमारा बेसिक विजन ये था कि जो लोग 1947 की पार्टीशन में अपने घर, अपने महल छोड़ के उधर चले गए, वो लोग इधर आ गए, हम लोग उनको उनके घर दिखाएं, उनकी फीलिंग्स हमें, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे लोगों से सुनते थे कहानियाँ, जी हमारा घर यहाँ पे। मैं क्योंकि लाहौर का हूँ और लाहौर क्योंकि इन चीज़ों से भरा हुआ है, आप शालमी चले जाएँ, वॉल सिटी ऑफ लाहौर चले जाएँ, आपको एक से एक महल मिलेगा वहाँ पे जो लोगों ने बनाया। तो उस चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए अपना ये फॉर्म बनाया इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज। लेकिन ये आपके ग्रुप के जरिए पाकिस्तान पहुंच गई हैं, क्या अब आप इनको जो है वो घर पहुंचाएंगे? ये भी आपकी जिम्मेदारी है जी, और इसके साथ साथ दीगर जगहों की भी सैर कराएंगे। क्या करने जा रहे हैं आप रीना साहिबा के लिए? अब भी हम लोग इनको हमने अनारकली घुमाया है, क्योंकि बचपन में जहाँ पे लाहौर में आई थी हमने वो चीज़ें इनको दिखाई हैं, इनकी वो यादें ताज़ा की हैं हमने। उसके बाद हमारा बेसिक जो हमारा जिम्मेदारी पूरी होनी है, वो हमने पिंडी वाला इनको घर दिखाना है, और वो हमें नहीं पता वहाँ पे हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं। हमारे पूरे ग्रुप मेंबर जो हैं, हमारे ग्रुप के हर इस टाइम एक्साइटेड है कि कब वो ये अपने घर को जाके अपनी दीवारों को हाथ लगाएं और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो कि हमने इनको अपना घर दिखा दिया। हम चाहते हैं कि आप उसकी फुटेज जरूर बनाएं और हम वो मोमेंट देख सकें, बल्कि पूरा पाकिस्तान वो मोमेंट देख सकें कि फैमिली जो इंडिया में मौजूद है वो देख सकें। हम लोग सारा तो उनके क्या जज्बात होते हैं, हम लोग वो सारा एक्सक्लूसिव करेंगे अपने सोशल मीडिया पेज इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब पे। हम लोग सारी दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी चाहता है, मोहब्बत चाहता है, अमन चाहता है, और यही हमारा विजन है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि आपके साथ जो है ना इमरान, मुझे भी रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे एंसेस्टर्स की ज़मीन में जाके देखूँ, वो घर देखूँ, वो मोहल्ले देखूँ, और मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई हूँ। लेकिन इस वक्त तो हम जी रीना के लिए बहुत एक्साइटेड है। रीना जी, आप पाकिस्तान आई हैं, बड़ी दुआ होगी, अब अच्छा लगेगा अगर आप कराची भी आए। हम आपके मेज़बान यहाँ पर आपकी मेज़बानी करने के लिए बड़ा हम लुक फॉरवर्ड करेंगे। और देखिए, कराची में एक हैं जर्नलिस्ट
बीनी सिद्ध, वो उन्होंने मेरा वीडियो बनाया था जो वायरल हो गया, और वो जो आप तस्वीर हिना जी के साथ देखते हैं वो उन्होंने बनाया था। वो इस ग्रुप की मेंबर है, वो इस ग्रुप की मेंबर है। सो उसके बाद इन लोगों ने बहुत प्रमोट किया, तो तब वो वहाँ हुआ। और एक पिंडी, अब मैं जा रही हूँ, उस वक्त हम पिंडी बोलते थे, अब रावलपिंडी है। जी, इन लोगों ने तो बहुत जब मैं बड़ा वहाँ किरदार अदा किया। पिंडी जा रही हूँ तो वहाँ पे एक सजाद हैदर है, उन्होंने मुझे घर लोकेट करने में हेल्प की थी। और उन्होंने कोशिश की है कि मुझे अंदर भी दिखा दे सब, क्योंकि अंदर बड़ी बहुत सारी दुआएं, टू ऑल द ब्लेसिंग्स विद यू, मे गॉड बी योर गाइड, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और वेलकम टू पाकिस्तान, मोहब्बतों के साथ, दुआओं के साथ, अच्छी यादों के साथ जाइएगा पाकिस्तान से, और फिर आने के लिए जाइएगा। थैंक यू सो मच इमरान विलियम, थैंक यू मैं तो दोबारा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हाउ नाइस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं खान और शाहजेब अहमद के साथ। आप ही ने मुझे कहा था कि भाई क्रिकेट है, जरा शाहजेब शुरू हो जाओ। नहीं, वो तो मैंने कहा था, मगर मैं साथ में कहा था कि इस सेगमेंट का ओसी जो है वो हमारी ग्रुप में होगा, तो ये एक सेगमेंट की लाइन थी। क्रिकेट का मामला है, क्रिकेट का नाम सुनते ही हम बड़े एक्साइटेड इसलिए हो जाते हैं कि क्रिकेट में क्या चल रहा है इस वक्त श्रीलंका के साथ। हमारे जो टेस्ट सीरीज इस वक्त हो रही है, इसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी है। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच इस वक्त जारी है, और पहले टेस्ट मैच में श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 342 रन का हदफ दिया है। तो हम देख रहे हैं कि ये कितना मुश्किल है बनाना। क्या बाबर आजम सिर्फ सपोर्ट करेंगे या बाकी टीम भी सपोर्ट करेगी? तो श्रीलंकन टीम दूसरी इनिंग्स में 337 रन बनाकर आउट हो गई है। तो इसी पर बात करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मदद करेंगे। तौसीफ साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। तौसीफ साहब, क्या लगता है पाकिस्तान ये टारगेट हासिल करने में कामयाब होगा? एक तो शुक्रिया आपका, और हमें ख्वाहिश हमारी यही है कि हम जो है ये टारगेट हासिल कर लें। बट इस टफ टास्क है, काफ़ी मुश्किल टास्क जरूर है, बट नामुमकिन कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बट मुश्किल काफ़ी है, इसलिए कि पिच को देखते हुए बहुत ज़्यादा रन्स बन गए हैं, और यकीनी तौर पर जो है वो लोग अच्छा खेले, हमने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है। फिर हमारा कॉम्बिनेशन जो है ना वो भी इतना अच्छा हमने नहीं बनाया था। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि तो वो अपनी कंट्री में खेल रहे हैं, वो एक फास्ट बॉलर खिला रहे हैं और हमने 3 फास्ट बॉलर खिलाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मोस्ट मतलब आई मीन के देखना तो चाहिए था क्या कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, पिच कैसी है। और इतना दूर नहीं थे, आप वहीं मौजूद थे, और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे आई भी थी। आपने देखा कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने किस तरह हराया था। तो तब भी वो स्पिनर्स पे गए थे, और मैं भी 86 में टूर कर चुका हूं। आपको क्या लगता है कि ये कैप्टन की गलती है या जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जब कॉम्बिनेशन बनता है ना तो हम कहाँ से शुरू करें? हम शुरू करते हैं कि जब सिलेक्शन होती है। जब सिलेक्शन होती है तो वहाँ पर हम जिस जगह पे जिस जगह पे जा रहे होते हैं वहाँ पर उसको देखते हैं हम कि वहाँ क्या सिलसिला होगा, पिचेस कैसी होंगी, क्या होगा, दूसरी टीम को हम देखते हैं। तो ये वहाँ से शुरू होता है। बट हमने, मेरा ख्याल है कि एज यूजुअल हम डरते रहे कि हम ऑलराउंडर, बट आधा तीतर आधा बटेर वाला बात थी। और आपने देखा कि हमने 2 स्पिनर्स रखे, आगा सलमान और को रखा, हमने डेब्यू कराया। बट ये पार्ट टाइम बॉलर हैं दोनों, ठीक है। नवाज ने 5 आउट किए, यस बहुत अच्छा है। हमारा की प्लेयर बॉलर जो था वो कि स्पिनर्स ने इस विकेट पर ठीक ठाक आउट ले लिए हैं तौसीफ साहब, और जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो नहीं चले। यानी कि ये जो पिच है, ये ग्राउंड जो है, ये बड़ा इस वक्त सूदमंद साबित हो रहा है आपके स्पिनर्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। स्पिनर से आप विकेट्स उठा के देख लें, दोनों तरफ से विकेट्स जो है
स्पिनर्स ने लिए हैं और आप पहले दिन से देख रहे हैं कि यहाँ पे टर्न हो रहा है। और पिछली सीरीज भी हमने देखी कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने किस तरह अपने जाल में फंसाया था और हम तो बहुत स्पिनर पे बहुत तगड़े थे, बट वही है कि हमने कॉम्बिनेशन अपना ठीक नहीं खिलाया। आई होप के एक बाबर जैसे 2 बैट्समैन और हो जाए तो फिर हम ये चेज भी कर सकते। लेकिन तौसीफ साहब, पहली इनिंग्स में शाहीन ने 4 विकेट्स ली थी, इसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, शुरू में आप अगर मैं फिर दूंगा करीबी, अभी ऑस्ट्रेलिया से ये लोग खेले थे तो ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स जो है वो 3-4 जल्दी गिर गए थे। उसके बाद उन्होंने अबाउट श्रीलंका ने 300 समथिंग और 500 बना दिए, कुछ इस तरह के रन्स बने थे। तो शुरू में जो है मॉइस्चर भी होता है और पिच फ्रेश भी होती है और हमारा शाहीन जो है वो इस वक्त मेन बॉलर है हमारे फास्ट बॉलर्स में। तो आई थिंक एक वजह होती है और स्विंग भी हो रहा था, सीम हो रहा था, बट आई थिंक जैसे जैसे टाइम गुजरता है आप देखते हैं वैसे भी आप देख लें कि यहाँ पर चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी और पानी काफी है तो मॉइस्चर भी रहता है काफी, तो वो वजूहात भी हैं इसकी। भाई, आपके ख्याल में मोहम्मद रिजवान और अजहर अली पर जो है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? ये समाई सिनेरियो में आप कह रहे हैं, तो अगर इन दोनों की बात करें तो इन पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारों पे है एक्चुअल। अब अभी हम जो सीरीज खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें आपने देखा हमारे ओपनर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और आज भी अगर मैं समझता हूं कि अगर ओपनर्स हमारे एक अच्छा स्टार्ट भी एक 100 रन की, 100 से कम की बात नहीं करूंगा, एक अच्छा स्टार्ट दे दें और 100 रन की पार्टनरशिप कर लें तो काफी हद तक हम फिर बाबर पे हमारी आ जाएगी बैटिंग हमारी। लेकिन तौसीफ साहब, अगर हमारा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जो है वो सिंगल डिजिट्स तक महदूद रहेगा तो फिर अच्छा टारगेट और अच्छा अचीव हम कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं जब भी कह रहा हूँ कि हमें स्टार्ट बड़ा अच्छा मिलना चाहिए। जब हमारा स्टार्ट अच्छा मिलेगा तो फिर हमें नीचे जो नजर आ रही है हमारी बैटिंग वो अच्छी बैटिंग है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, बट होप रखनी चाहिए। तो साहब, होप तो रखनी चाहिए, लेकिन बताइएगा आज आपको कितनी उम्मीद है हमारे टॉप ऑर्डर से? अब्दुल्ला, इमाम और अजहर से। पिछली देखिए, ये पहले से पिच पे थोड़ा सा बस वो एक जहन में आ जाता है ना कि जी अब देखिए वो स्टार्ट भी ऐसे करेंगे, एक ही फास्ट बॉलर है वो स्पिनर से स्टार्ट कर देंगे। हालांकि उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है जयसूर्या वो बिल्कुल नया है, पिछला टेस्ट मैच खेला है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 टेस्ट खेला है उसका, ये तीसरा टेस्ट मैच है और उसकी लाइन और लेंथ और अच्छा पिच को यूज कर रहे हैं। उनके पास 3 स्पिनर हैं और अच्छे स्पिनर हैं और हम एक जमाने में स्पिनर बहुत अच्छा खेलते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी हम इतना नहीं। अब जहन में पिच को ना रखें, आप ये सोचें कि क्योंकि टाइम भी बहुत है, आप मैच बचा नहीं सकते, इस मैच का फैसला होगा इधर या उधर, लेकिन उनके फेवर में जाने के मुझे काफी चांसेस लग रहे हैं। उनके चांसेस आपको ज्यादा लग रहे हैं? अच्छा, वही वाली बस सिनेरियो है ना इस वक्त तौसीफ भाई के, अगर हम इस तरह सिनेरियो में इस तरह आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा सिलेक्शन भी और थोड़ा सा फिर ऑब्वियसली हमारी खुद की भी चॉइसेस हैं, बट देन अगेन थैंक यू सो मच साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया और आज के मैच के हवाले से जो है वो बात हुई। काफी बातें ऊपर से गुजर रही थी मेरी, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रही थी, हम एक्टिंग करते गए समझ में आ रहा सब, लेकिन देन अगेन मैं बहुत सीखती हूँ एंड आई एम स्टिल लर्निंग और अभी सीखना भी बहुत बाकी है। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। लेकिन सीखना हमारा जो ना कोई एज होती है ना कोई खास तरीका होता है, बस सीखने के लिए आपको एक फीलर चाहिए होता है, एक आप रिसेप्शन चाहिए होता है, एक एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि भाई सीखना है। अच्छा, तो क्या माँ बाप जो है वो जब बनते हैं तो क्या उनको कोई ट्रेनिंग होती है कि वो ऐसे माँ बाप बनेंगे? नहीं होता, लेकिन वक्त और हालात के साथ उनको सीखना पड़ता है और सीखना चाहिए भी। उन लोगों से भी उनसे ज्यादा समझदार हैं या उनसे ज्यादा तजुर्बेकार। यही कहा जा सकता है माया कि जो माँ बाप हैं वो भी अपने माँ बाप से जो सीख कर आए होते हैं ऑटोमेटिकली वो उसी पर अमल कर रहे होते हैं। नॉट रियली, आई बिलीव कि अक्सर औकात हम ये भी देखते हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि ये 100% है या 80%, आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ रेशियो, परसेंटेज आप और मैं अपने इंडिविजुअली हिसाब से जो है उसका वो कर सकते हैं, इसका बेसिकली इसका निकाल सकते हैं रिजल्ट। बट द पॉइंट इज कि अगर हम ये कहते हैं कि जी मेरे माँ बाप ने ये किया था, मैं इस तरह नहीं करूंगा,
भाई आपके माँ बाप ने भी आपको बना दिया ना किसी काबिल को, बड़ा कर दिया ना। हाँ, वो भी कोई पीएचडी डिग्री माँ बाप पेरेंट्स बनने में नहीं लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने भी सीखते सीखते सीखा। आप भी सीखते सीखते सीख जाओ। लेकिन बच्चों को जब आप सिखाने के लिए नहीं जाते, आप ऑप्ट करते नहीं, मेरा बच्चा शरारती है, बदतमीज नहीं है। आप तो बदतमीज सोच भी नहीं सकते अपने बच्चे को। आप कहते मेरा बच्चा बस शरारती है। और फिर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और फिर एक बात पे अटक जाते हैं। वालिदैन के लिए बड़ी ये बात जो है ना, वो एक बेबसी का शिकार होते हैं। वालिदैन को समझ नहीं आ रही होती कि हमें क्या करना है। जब बच्चे ऐसी जगह पर आकर अटक जाएं, हर बात पे अटक जाएं, तो फिर किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, किस तरीके से उनको हैंडल किया जाए। क्यों अटकते हैं? क्योंकि आपने उनको गलत वक्त पे बोला नहीं, नो, बच्चों को नो नहीं बोला, बच्चों को ये बोला। बच्चों को डराएंगे आप, मार से मारेंगे, एक टाइम में आके वो जिद हो जाएंगे। आप उनके लिए इंसेंटिव रखें, यू डू दिस यू विल नॉट गेट दैट। आप ये करोगे आपको ये नहीं मिलेगा, आप ये करोगे आपको ये मिलेगा। आप उनको इंसेंटिव देते नहीं, आप उनके ऊपर सख्तियां करते हो, आप उनको जिद को जो है ना मान रहे होते हो, और इस तरह बच्चे जो तो इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर किरण जावेद हैं। उनसे हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे जिद्दी क्यों हो जाते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी। अक्सर हम देखते हैं कि वालिदैन बेबस नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? हमारी कॉन्वर्सेशन को बड़ा एंजॉय कर रही थी, है ना डॉक्टर साहिबा? एग्जैक्टली, बहुत मजा आ रहा था मुझे देखकर। डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि वालिदैन पूरी कोशिश करते हैं ये बच्चे किस तरह संभल जाएं, कुछ हैंडल हो जाएं, लेकिन वो जिद्दी होते चले जाते हैं और वो रोक नहीं पाते। क्या वजूहात है इसकी? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या जो तरबियत हो रही है उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ आ रहा है, कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही है। आपकी बात ठीक है, अभी आपने जो डिस्कशन की, दोनों बहुत अच्छी से डिस्कशन चल रही थी कि कहीं ना कहीं हम नो नहीं कहते। हमें होता है कि हम उस टाइम पर उनको अगर हाँ करेंगे हर चीज में तो वो जरा चुप हो जाएंगे, हमें ब्रीथ करने का टाइम मिल जाएगा, हमें अपना टाइम मिल जाएगा, यू नो। और फिर ये होते होते उस लेवल तक तो चलता है कि जब तक वो छोटे होते हैं, फिर वैसे जब बढ़ने लगते हैं, अपनी बात मनवाने लगते हैं, फिर हमें वो जिद्दी लगने लगते हैं। एक सिनेरियो बहुत देखने में आता है, और मैं आजकल तो बहुत ही देख रही हूँ कि अच्छा हम लोग इस तरह बड़े नहीं हुए, हम लोग ने चमेटे भी खाई हैं और हमने अच्छा किया, वो नहीं पड़ती हमें 2 चपेटें तो हम शायद कुछ और ही पागल होते, लेकिन हम दूसरे तरह के पागल, अच्छे वाले पागल हैं। तो सिनेरियो ये है कि हम ये देखते हैं, इसका एक ऑब्जर्वेशन है, आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू। बच्चा रो रहा है, बच्चे को किसी को मना किया, उसने रोना शुरू कर दिया, आपने उसको रोने नहीं दिया। अच्छा ठीक है ले ले। क्या असर होगा? यही जो मैं भी फ्लॉज और लैकिंग्स की बात कर रही थी, यही तो है वो। अच्छा ले लो। बच्चे ने क्या सीखा? रोना वुड गिव मी व्हाट आई वांट। मैं रोऊंगा तो मुझे मिलेगा। उसके माइंड में कंडीशनिंग होगी, उसके माइंड की इस चीज में, ठीक है। और यही कंडीशनिंग होती रहती है और उसको पता चल जाता है कि मुझे ये करने पे ये मिलता है, तो मैं ये करता रहूंगा। चाहे वो घर में हो, वो बाहर हो, मार्केट में हो, किसी के घर पे हो, वो वही कंडीशन लगाएगा जो उसने सीख लिया। अरे जमीन पे लेट जाते हैं, शिद्दत आ जाती है कि जमीन पे लेटना, एड़ियां रगड़ना, चीज को पकड़ के बैठ जाना, और फिर माँ बाप शर्मिंदा होकर इधर उधर एम्बेरसमेंट के साथ देख रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं भाई इसका हल करो, क्या करें। सो उसी टाइम पर हमें चाहिए कि एटलीस्ट अब से स्टार्ट कर लें, अब से स्टार्ट कर लें। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं। हमारे मास्टर की बहुत अजीब सी बात है, ये तो बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चे तो करते हैं यार, बच्चे तो करते हैं। तो आपको नहीं पता कि बच्चे का ही वक्त है, तरबियत अच्छी हो तो वो लेटर लाइफ में अच्छा एडल्ट और अच्छा शहरी बन सकता है। मैं एक बड़ी अच्छी वीडियो देख रहा था, उसका मैं चाहूंगा कि मैं उसको मेंशन जरूर करूं कि जब भी आप लोग ये तमाम प्रोसेस कर रहे हो, बच्चे आपको एम्बैरस करते हैं, चाहे आप मार्केट्स में हो, कहीं पर हो, लेकिन आपको उन चीजों पर अमल करना है जिन पर करना है, ताकि आपके बच्चों की ट्रेनिंग सही हो सके। तो आप लोग को एम्बैरस नहीं होना। वो तमाम लोग जो वालिदैन को एम्बैरस कर रहे होते हैं, जिनका बच्चा रो रहा होता है, आप लोग भी काइंडली थोड़ा सा उनको ट्रीट सही तरीके से किया करें, इसको कहते हैं टफ लव। Exactly. Tough love. We have to be cruel in order to be kind. हमें थोड़ा सा सख्त और टफ होना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म बच्चे की बहाली है, तरबियत अच्छी है, यही लॉन्ग टर्म प्यार है। प्यार यही नहीं कि वक्त पे फौरन जिद दी, बच्चे को सब चीजें प्रोवाइड कर दी जाए। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हम लोग की जो तरबियतें हुई हैं, हम जो मिलेनियल्स हैं, या हम लोग इस तरह के जो जिन माँ बाप ने हमें कहा कि मेहमान आते हैं, उनके सामने अगर खाना कुछ रखा है, फॉर एग्जाम्पल टी एंड एनीथिंग, खबरदार मेहमानों के सामने कोई बदतमीजी नहीं करेगा। ये हमारी तरबियत का हिस्सा है। सर्व देम फर्स्ट। पूछो आके पानी किस तरह देना है, आप सलाम करके जाइए। आज कोई सख्ती नहीं है, कोई मेहमान आता है, कोई सामने से गुजर जाता है, कोई कहता नहीं बेटा सलाम कर लो, कहना आपके बावजूद ऐसा लगता है आपने किसी ने चपेट मार दिया हो मेहमानों के मुंह पर। आप मेहमान आ रहे होते हैं, आपके सामने खाना रखा होता है, आप मेहमानों को वेट नहीं करते, आप जाते हैं, बच्चे रोकते हैं। बिल्कुल, या बच्चा माँ बाप के पास जा रहा है, इशारे कर रहा है, वहां जाके ले लो, ठीक है। अब यही बात है ना, सर्व द गेस्ट फर्स्ट, राइट। तो हम में कहते हैं कि नहीं, बच्चा है, किसी बात पे मना मत करो,
उसकी ग्रोथ रुकेगी, उसको जो है वो इनहिबिट होगी उसकी सारी ग्रूमिंग। ऐसा नहीं है। आप बताइए, मानिए जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं इनको नो की आदत डालिए, क्योंकि जिनको ना की आदत नहीं होती ना, वो आगे लाइफ में जाके, एडल्टहुड में जाके ये बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती है। फिर बड़े बड़े डिसीजंस में जब उनको नो मिलते हैं तो फिर लाइफ उनके लिए टफ हो जाती है, लाइफ उनकी टफ हो जाती है, वो भी दूसरों की लाइफ टफ कर देते हैं। जिसने उनको नो कहा उसकी खैर नहीं, उसकी खैर नहीं, वो तो गया, वो तो उसको तो पढ़ लेना। अगर आप किसी फॉर्म में है तो वो फायर हो गया। हाँ, किसी को फायर कर, क्योंकि उसको नो कह दिया, क्योंकि उसको नो कह अगर दिया। घर में रिलेशनशिप में वाइफ ने नो कर दिया या हस्बैंड नो कर दिया, Rejection is a learning। वो बड़ी जिद बन जाती है, जिद बन जाती है, ईगो पे आ जाती है बात। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो डॉक्टर साहब इस तरीके से हम वालदैन की बात कर रहे थे अभी मैं और शाहजेब के, जो वालदैन है ना, वो अक्सर उनका एक मैंने देखा है, मेरे माँ बाप ने बहुत सख्ती की, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी या करूंगा। ठीक है, माँ बाप ने जो किया वो भी जाहिर है अब उनका भी प्रोसेस ही था। मैं तो कहती हूँ हमारे माँ बाप भी कोई पीएचडी या उनके माँ बाप भी कोई डिग्री लेकर तो नहीं आए थे ना। बिल्कुल। जब माँ बाप बने तभी वो सीखना शुरू हुए साथ साथ में। द पॉइंट इज कि ये क्यों आ गया कि मेरे माँ बाप ने सख्ती की थी, मैं नहीं करूंगी या करूंगा। देखिए एक चीज, हर चीज में शिद्दत अच्छी नहीं है। ना सख्ती में Very good शिद्दत रखें और ना पोलाइटनेस में कि बिल्कुल पैसे हो जाए, जाने दें, कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगा। ये दोनों पोलर्स हैं, दोनों पोल्स हैं, शिद्दत एक्सट्रीम पोल्स हैं। आप बैलेंस रहें। आप ये कह सकते हैं, रिफ्रेश करें स्टेटमेंट को, मैं वो फ्लॉज या गलतियां नहीं करूंगी जो मेरे माँ बाप ने की। एग्जैक्टली। पेरेंटिंग कोई डिग्री नहीं कर सकता। पेरेंटिंग एक प्रोसेस है। जिनके बच्चे जो है स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, उनके पेरेंट्स का कितना ज्यादा ट्रॉमेटिक उनकी लाइफ होती है, वो अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि उनके बच्चे जिद्दी जाते हैं। तो वो तो एक कंडीशन है ना। अच्छा, फिर बच्चे जो जिद्दी होते हैं और फिर जैसे कि आप बता रही हैं आगे जाके वो ईगो पे बात आ जाती है, उनकी तख्लीकी सलाहियतें कितनी मुतासर होती हैं, साइकोलॉजिकली वो कितने इफेक्ट होते हैं जब वो अपनी एक मैच्योर एज में आ जाते हैं। आप देखिए, सबसे पहले जो उनकी क्रिएटिविटी है वो कैसे इनहिबिट होगी, शटर होगी कि उनको खुद से तो कुछ करना नहीं पड़ रहा, अपना माइंड यूज नहीं करना पड़ रहा, अपनी स्किल्स यूज नहीं करनी पड़ी, जो मांगा वो मिला, जो मांगा वो मिला। मुझे खुद हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा, तो मुझे अपनी सलाहियतों का कि मैं क्या तख्लीक कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ आगे, मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, राइट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि मुझे जब बना बनाया हर चीज मिल जाती है तो फिर मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अंदर से लैग कर रही हूँ। शाहजेब भाई सवाल को मैं ऐड करूंगी, डॉक्टर साहब आप इसी के जवाब में बताइएगा कि बच्चों जिनको रोका टोका जाता है, कहते हैं वो क्रिएटिवली जो है वो इतने फाइन नहीं होते, इतने पॉलिश नहीं होते, क्या ये बात सही है कि वो? देखिए, क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, दैट मैटर्स अ लॉट। क्रिटिसिज्म को आप प्रोडक्टिविटी के साथ करें, बताइए फ्लॉज पर तरीके से, कहते हैं ना सैंडविच, तारीफ करें, फ्लॉ बताइए, सैंडविच से क्लोज कर दें, फिर तारीफ करके, बिल्कुल अप्रिशिएट करके स्टार्ट करें, अप्रिशिएट करके क्लोज करें, बीच में फ्लॉज बता दें, बेटा ये था, लेकिन यू डिड अ वेरी गुड, यू डिड हार्ड वर्क, आपका राइटिंग अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, नंबर्स में थोड़ी कमी है, ठीक करो, अदरवाइज यू डिड वेरी वेल, वेरी गुड, एंड देन यू टेल देम कि ये जरा बेहतर और भी हो सकता था। अच्छा, फिर प्रॉब्लम ये आती है कि जब बच्चे जिद्दी हो गए हैं, ये सब कुछ हो चुका है, फिर वालिदैन हार मान लेते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता। आप समझती हैं कि उनको फिर भी मेंटली बेहतर किया जा सकता है, साइकोलॉजिकली उनको बेहतर किया जा सकता है कि उनकी जो जिद है वो कम हो जाए, एटलीस्ट अगर वो टीनेज में भी आ गए अपनी? बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर है कि लेवल हार्ड हो जाता है, शिद्दत में ज्यादती हो जाती है, जाहिर है, क्योंकि अब वो बच्चे थे 9-10 इयर्स, अब वो टीनेज है 13, 14, 15, वो ज्यादा हार्ड है। साइकोलॉजिकली बच्चे चेंजेस आते हैं उनमें, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी हिट करती है, आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं, जोश, एंथुसियाज्म, वलवला सब कुछ होता है उस और कंपैरिजन विद योर अदर फ्रेंड्स, ये तो मरवा ही देता है, उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। और अम्मा अब्बा की बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो क्योंकि आप शिद्दत इख्तियार हो चुकी है, लेकिन गिविंग अप अब भी नहीं है, करना ही आपने, गिविंग अप का कॉन्सेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए, यू हैव टू डू इट। तो आपको मेहनत अब और ज्यादा करनी पड़ेगी। पेरेंट्स से कह रही है, ये मैं पेरेंट्स से कह रही हूँ कि गिव अप मत कीजिए, मेहनत ज्यादा लगेगी, कोई लेवल बढ़ चुका है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको शायद किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है, अपने आप को चेंज, देखिए पेरेंट्स को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ताकि बच्चों में चेंज लाया जाए। अगर मैं कहती हूँ रात को 10 बजे बच्चा नहीं सो रहा, खुद मैं 3-3 बजे तक सो रही हूँ, तो मुझे सबके लिए एक ही रोल मॉडल आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप क्या प्रीच कर रहे हैं बच्चे। ये आपने बहुत इतनी प्यारी बात की है
कि आप खुद तो ना करें और आप बच्चे से कहें जाके जी ये तुम काम करके आओ, तो बच्चे तो वही देखेंगे जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। खुद आप बैठ के फोन इस्तेमाल करेंगे, आप बच्चों के क्या आपने फोन इस्तेमाल नहीं करना। ट्रू। ये जो ऊपर तले के जो बच्चे होते हैं ना डॉक्टर साहब, उसमें भी जरा पेरेंट्स और माएं स्पेशली ना वो जरा वो हो जाती है कि आप ठीक है अब जैसा भी है अब कर लो, होने दो, छोड़ दो। तो आप कह रही छोड़ना नहीं चाहिए? छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप देखिए बच्चा अगर बढ़ते बढ़ते शहरी बनेगा, शहरी मीन्स कि वो दूसरों को सर्व करेगा, तो अगर उसकी आदत खराब हुई तो उससे कितने लोग डैमेज होंगे। बच्चों को अक्सर स्पेशली बेटियों को ये फोकस किया जाता है, नहीं तुम बेटा मग नहीं उठाना, नौकर उठा ले, ठीक है। लड़का कोई हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है, बैठे रहो। आवाज दी हेल्प को, और आप क्या खुद बच्चों को उठकर अपने जो करने चाहिए वो काम भी माँ बाप नहीं करने देते। बैठो बैठो बैठो, खुद ही रोक देते हैं। सलाहियतें तो रुकेंगी ना, डैमेज होंगी, डंप हो जाएंगी। एक दो बहुत बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रही हूँ, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है हमारे पास सब कुछ है, बच्चे हमारे गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, लेकिन हम जानबूझ के उनको ट्रामवे फेयर देते हैं कि तुम स्कूल ट्रामवे या बस से जाओगे। यार यही तो ट्रेनिंग है। अच्छा एक चीज और, कुछ अर्सा इसी मेरे को, ताकि तुम्हें पता चले व्हाट इज हार्ड वर्क, व्हाट इज हार्ड वर्क ना। नहीं गाड़ी जाएगी, ड्राइवर जाएगा नहीं, बच्चा पैदल जाएगा, क्यों जाएगा? हम गए थे पैदल स्कूल, जितने मर्जी वसाइल हो, आप एटलीस्ट उनको सिखाने के लिए ये सब कुछ करें ताकि उनको आइडिया हो। ऐसा नहीं बिल्कुल उनको निहत्ता कर दें, लेकिन बैलेंस करने के लिए कुछ उनको टफ लव जो मैं बात कर रही हूँ उससे थोड़ा सा तो गुजारे, वो पॉलिश हो। हर जगह माँ बाप नहीं होंगे, हर जगह उसको खुद माशरे में फ्लरिश करें। अच्छा सेकंडली ये तो पेरेंट्स का किरदार हो गया, फिर आप समझती हैं कि जो तालीमी इदारे हैं उनका भी कुछ किरदार है? कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे 3-4 एज में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे टीचर्स का जो रवैया होता है बड़ा मुख्तलिफ इकसाम का होता है, जो हमने देखा है स्कूल में। टीचर्स भी बड़े कोई जालिम होते हैं। टीचर्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में आप उनको एक मैसेज दें कि एटलीस्ट जो टीचर्स हैं वो बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करें। अगर वो जिद्दी हैं क्लास में तो अक्सर उनको मारा भी जाता है, कभी डांट दिया जाता है, तो आपके ख्याल में उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखिए आपने टीचर्स की बात की, रूहानी माँ बाप, एक तो माँ बाप बायोलॉजिकल होते हैं और एक स्पिरिचुअल पेरेंट्स कहते हैं। हमारे अम्मा अब्बा ने ऐसे समझाया, तो हम कैसे सारी तरबियत का जिम्मा उन पे डाल दें? जब माँ बाप खुद 6-8 घंटे के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, तो इट मीन्स अब रूहानी माँ बाप का किरदार है कि वो भी कुछ करें, इंस्टेड ऑफ कि उनको हमें डम करें, वो जिद्दी है तो उसको बैक बेंचर स्कूल में गुजरता है, वो 8-9 घंटे का, तो उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। उनको हर बात पे देखिए टारगेट नहीं करें, उनको विक्टिमाइज नहीं करें। तुम तो हो ही ऐसे, जाओ हाथ ऊपर करके वहां कोने में खड़े हो जाओ, तुम बैक बेंच पे चले जाओ, तुम क्लास से बाहर चले जाओ। इंस्टेड ऑफ शेमिंग देम टू मच, टॉक टू देम। आई रिमेम्बर वंस हैपेंड, एक्चुअली मेरे साथ था ये सिनेरियो। आप कह रही हैं कि टीचर्स टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स को, एंड माय फादर हैड रिसेंटली पास्ड अवे। आई रिमेम्बर, पता नहीं वो टीचर मेरे ख्याल है कहाँ होंगी, अल्लाह उनके लिए बेहतर मामला करे। उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की थी, और वो मैं बताना नहीं चाहती सबको, लेकिन उन्होंने मेरे वालिद की डेथ के हवाले से और मेरी वालदा की करंट सिचुएशन के हवाले से मुझे एक पूरी क्लास के सामने एक बात की, एंड इट हर्ट सो मच, इट शैटर्ड सो मच, इट अफेक्टेड सो मच। आई लिटरली, कभी मैंने स्कूल से आके, मेरी अब्बा ने कहा उस्ताद की कभी आके शिकायत ना करना घर में, लेकिन मुझे मजबूरन वो बात अपनी बड़ी बहन को बतानी पड़ी। वो इतनी बड़ी बात थी कि टीचर ने फिर जाके प्रिंसिपल से बात की कि ये कैसे, आपको इतना बड़ा स्कूल है, हम इतनी फीसें देते हैं, आपने किस तरह के टीचर्स और फैकल्टी रखे हुए हैं। देन अगेन आई वाज ब्लेस्ड कि हमारे टीचर्स भी थे जिन्होंने हमें बच्चों की तरह रखा, और आज उनके लिए मैं फख्र हूँ। वो कहते हैं हमें वी आर प्राउड ऑफ यू। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आज इतने अच्छे टॉपिक पे, आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा और आपको वी रियली एंजॉय यू ऑन द शो। और दूसरी बात, ये बहुत आम पहलू है जिंदगी के जिसपे हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब, कहीं हम मामू हैं, कहीं हम खाला हैं, कहीं हम फुप्पी हैं, कहीं हम चाचा हैं, और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सबकी आगे नस्लें आनी हैं, तो सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। सफे के बाद प्लीज डू स्टे विद अस, विल बी बैक। थैंक यू डॉक्टर एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप शाहजेब और माया के साथ सबसे देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। कराची की बातें आपको पता चल रही हैं, पाकिस्तान की बातें चल रही हैं। अब आपको लेके चलते हैं जरा शहर लाहौर, हमारे स्टूडियोज की तरफ 92 के। क्या ख्याल है शाहजेब? क्योंकि लाहौर में दो ऐसे भाई हैं मौजूद हमारे स्टूडियोज में जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। कुछ स्टोरी इनकी ये है कि खैर पख्तूनख्वा के पसमानदा जिला शांगला के दो भाई हैं,
और इनके वाले साहब जब लाहौर आए थे तो उन्होंने एक होटल खोला था, जो खाने पीने का होटल होता है, और वहाँ पे जो इनके दीगर भाई हैं वो भी साथ अपने वालिद के हाथ बटाते थे, साथ साथ होते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और वो पढ़ते रहे। और उन्होंने एक ऐसा वक्त आया कि सबको हैरान इसलिए कर दिया क्योंकि दोनों भाई ने एमफिल कर लिया। क्या बात है भाई, शानदार। सबसे पहले तो क्या बात है, वैसे सराहना बहुत जरूरी है। और वही वाली बात है कि मुस्तकबिल की तलाश में शांगला की बुलंद बाला पहाड़ियों से निकल कर आपने जो लाहौर की तरफ उनका रुख किया। कहते हैं ना, रिस्क आपका बुलाता है और आपका जो वक्त होता है जहां आपको लेके जाता है ना, उससे अच्छा आपके लिए कोई मास्टर प्लान नहीं होता। अच्छा, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि ताहिर और वहीद जो हैं ये माशाल्लाह 6 भाई और 6 बहनें, और इनकी सब जितने भी बहन भाई हैं सब किसी न किसी शोबे में अपना लोहा मनवा रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जहां थे आज भी वहीं हैं, वो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की, जो कि सबसे बड़ी बात होती है। पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे ना। Exactly. तो आज हम मुलाकात करते हैं ताहिर आलम और वहीद आलम, अपने जो ये भाई हैं, ये हमारे लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। आजकल क्या कर रहे हैं, एमफिल करने के बाद इनके क्या प्लान्स हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। ताहिर और वहीद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत मुबारक हो आप दोनों भाइयों को। और ये बताइए, एमफिल तक के सफर की कहानी जरा हमें जरा मुख्तसरन जरूर बताइए। एमफिल की कहानी तो ये है कि मास्टर करने के बाद भाई वहीद आलम साहब UMT एमफिल के लिए गए दाखिला लेने के लिए, तो मैं साथ चला गया और वहाँ जाकर मैंने इंक्वायरीज किया कि यार मुझे भी जो है ना क्या नाम इस इम्तिहान में दाखिला देना चाहिए। तो जब उसके रिज़ल्ट आया तो भाई वहीद आलम साहब पहले राउंड में रह गए और मेरा जो है ना वो इम्तिहान क्लियर हो गया। दूसरे राउंड में इनके भी। क्या बात है, दोनों में से बड़ा कौन है? ये पहले मुझे बताया, आप दोनों ट्विन्स हैं क्या? नहीं जी, मैं बड़ा हूँ, ये छोटे। अच्छा, आप बड़े। ओह अच्छा, यानी कि आपने छोटे भाई को देख के साथ साथ, ये तो अच्छा हो गया ना, दोनों भाइयों ने एक साथ कर लिया। तो जब आपने दादा किया तो फिर दूसरे भाई ने क्या बोला, वहीद ने क्या बोला कि आप कर लो, उसने चलो तो सही है जाहिर साथ बात, में। उसने कहा ये तो बेहतरीन हो जाएगा कि दोनों इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे जाएंगे। तो और साथ पढ़ाई भी की होगी, साथ तो एग्जाम्स की भी तैयारी साथ ही की होगी, नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बस इकट्ठे ही पढ़ते रहे। क्या अच्छा, बात है। वहीद, आप जरा मुझे बताइएगा कि आपकी फैमिली लाहौर कब आई और कितना मुश्किल था शुरू में आप लोगों के लिए पढ़ना और फिर स्कूलिंग करना, साथ में पढ़ाई को साथ साथ जारी रखना, जब आपके वालिद साहब जो हैं वो एक होटल चला रहे थे? मेरी पैदाइश लाहौर की है और मेरी उम्र जो है वो 26 साल से तकरीबन अबाव हो चुकी है। तो ठीक है, इस अरसे में 2 साल के लिए हम जो है वापस गाँव गए हैं पूरी फैमिली, और बाकी सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी है। जहाँ तक तालीमी सिलसिले के हवाले से बात है, फिर तो हाँ जी, शक्ल सूरत से भी लोग कहते हैं आप लाहौरी हैं और कहते हैं पठान नहीं आप। तो तालीमी शहर में आप रहो फिर आप वहीं के हो जाते हो, और लाहौर का जो एक बार हो गया तो फिर वो हमेशा के लिए हो गया। अच्छा, प्लीज बताइएगा क्या बता रहे थे आप तालीम के हवाले से? तालीमी सिलसिले के हवाले से जहाँ तक मुश्किलात की बात है, तो वो तो वालिद साहब की जब तक ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई हुई थी, अभी वही ज़िम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जो है एमफिल की बात है, इससे पहले का तालीमी सिलसिला वो उसकी ज़िम्मेदारी उनके सर पे थी, तो हमें किसी किस्म की मुश्किल और परेशानी का सामना नहीं हुआ। और इस एक होटल से वो एक बड़ा घराना जो है वो चला रहे थे बखूबी, और सारा सिस्टम वो देख रहे थे। लेकिन जब शादी हो गई, ज़ाहिर है शादी के बाद अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने होते हैं, और अपने बीवी बच्चों के, फिर इसके साथ तालीमी सिलसिला भी हो जाए तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये शादी भी हो गई, उसके बाद जो है एमफिल का एक दोस्त के ज़रिए से जो है उन्होंने मोटिवेट किया, और तकरीबन हम इस हवाले से जो है रात 12 बजे तक बैठ के जो है वो बात डिस्कस करते रहे कि यार एमफिल करना चाहिए, ये है वो है। तो वो इससे पहले जो है वो भी एमफिल में एडमिशन ले चुके थे, तो उन्होंने मोटिवेट किया। वहाँ से मैं एक विज़न लेके जो है घर पहुँचा और मैंने एडमिशन करवाया। तो साथ ही भाई साहब ने कहा कि जी मेरा भी एडमिशन करवाएं। मैंने कहा जी बिल्कुल ओके, अच्छी बात है। तो यूँ जो है वो सिलसिला चल पड़ा।
आपने भी बात में ये कहा कि अभी भी वालिद साहब देख रहे हैं, तो क्या अभी भी जो है जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं घर की? अब भाइयों ने और बहनों ने या किसी ने, आप लोग के किसी और ने जो है जिम्मेदारी उठाई है? नहीं, जो अपनी नीति है तो हम काम वगैरह कर रहे हैं अपना, कोई जॉब कर रहा है, कोई अनारकली जो होटल आप इस वीडियो में आप चला रहे हैं तो इसमें है एक भाई जो है मुस्लिम टाउन में है। तो इस तरीके से अपने तौर पे तो हम अपना वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो असल ज़िम्मेदारी है और एक बड़े होने के नाते, और चूंकि हमारा फैमिली सिस्टम भी जॉइंट है अभी तक, तो इस लिहाज से वालिद साहब भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो जिस तरह आप लोग रहते हैं, आपके होटल के हवाले से बताइएगा, आपका होटल किस चीज़ का है, किस चीज़ में जो है, ऑब्वियसली क्योंकि कोई चीज़ का कामयाब होना, फिर पूरे उस शहर में बस जाना, अपना पूरा फ्यूचर वहाँ पर बिल्ड कर लेना आसान नहीं होता, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना घबरा जाते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ ज़रा आप वो भी शेयर करें। इसका जो अगर मैं बताना चाहूँ तो वालिद साहब से मैं स्टार्ट करूँगा। उन्होंने जब होटल स्टार्ट किया था तो उसका वो किस्सा जब बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि तकरीबन 10 साल के वो थे जब वो लाहौर आए थे। तो लाहौर आने के बाद उन्होंने किसी के पास काम किया और इस तरीके से वो काम करते रहे। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने छोटी उम्र में ही अपना होटल जो है वो पार्टनरशिप पे स्टार्ट किया। तो कहते हैं कि 6 महीने तक हमने उसमें से 1 रुपया खाने के लिए भी जो है वो नहीं कमा सके। तो आस पड़ोस के और जो जानने वाले रिश्तेदार थे बड़े, उनका कहना था कि आप जो है वक्त ज़ाया कर रहे हो, तुम जो है क्या करोगे अगर नुकसान मज़ीद जो है वो उठाना पड़ गया। तो वालिद साहब कहते हैं कि मैंने उनको यही कहा करता था कि और कुछ ना सही, अगर मेरे वालिद ने मुझे मेरे हिस्से में कोई ज़मीन का कोई टुकड़ा दे दिया तो मैं वो इसके ऊपर लगा दूंगा, अपना कर्ज़ा ख़त्म कर लूँगा, लेकिन मैंने होटल जो है वो आगे लेके चलना है। आप ताहिर और वहीद, अब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि एमफिल तो हो चुका है, एमफिल होने के बाद आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं? आगे कोई बिजनेस के प्लान्स हैं या किसी और फील्ड में आप लोग जाना चाह रहे हैं? क्या प्लान्स बनाए हैं अब तक? प्लान तो जाहिर बात है बिज़नेस के भी होंगे, लेकिन असल जो मकसद है वो PhD की तकमील है। तो इस वक्त जो इरादा है वो तो एक जगह अप्लाई किया हुआ है, उम्मीद है वहाँ से कोई रिस्पांस आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में तालीम जो है ना बहुत मुश्किल है, यहाँ के अखराजात और दूसरे मामला जो है ना वो बहुत से लोगों को तालीम से दूर कर देते हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि वो तालीमी मौक़े पैदा करें अपने शहरियों के लिए या जो पढ़ना चाहते हैं। तो हमारा भी इरादा है इंशाअल्लाह आगे पढ़ने का। उसमें जिस तरह अब तक हमारा ये होटल हमारे लिए मुआविन और मददगार साबित हुआ है, तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी ये मुआविन और मददगार साबित होगा। लेकिन अगर ज़्यादा बेहतर ये होगा कि कहीं से कुछ स्कॉलरशिप्स मिल जाएं ताकि हमें जो है ना क्या नाम है वो तालीम हासिल करने में मज़ीद आसानी हो, एक सपोर्ट मिल जाए। किस तरह की सपोर्ट भाई आप चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ज़रा ये भी बता दीजिएगा। जाहिर बात है वो स्कॉलरशिप्स के हवाले से ही होगी, उसके अलावा तो नहीं होगी। स्कॉलरशिप मिल जाए जिससे हमें तालीम हासिल करने। राब्ता किया है, किसी से आपने कांटेक्ट किया है? नहीं, अभी तक तो अपने ज़राए से जहाँ कोई इश्तिहार वगैरह देखते हैं वहाँ अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उनका कमाल ये है कि ना वापसी में हाँ में जवाब देते हैं और ना में। नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जहाँ इतनी सारी चीज़ें आपको पता नहीं था कि अल्लाह ताला करवा देगा, आगे भी चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा ही प्लान रखा होगा। लेकिन आप दोनों आए, प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप आपके आने का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मामलात होंगे। और हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो जो भी ये पॉसिबल स्कॉलरशिप्स हैं वो एटलीस्ट इनको दी जाएं। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर ये कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इनको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम आपको इस सेगमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। एक्चुअली कल ही इस बारे में बात हो रही थी, मैं थी वाजिद खान के साथ और उनसे मैं बात करी थी। उन्होंने कहा कि आपके बलोचियों में, हम ये बलोच, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग के बलोचियों में ज्वेलरी वगैरह बड़ी
जो है वो भारी होती है। मैंने कहा भारी के अलावा क्रिएटिव जो मैंने कभी जिंदगी में किसी का नहीं देखा। लौंग के बने हुए हार जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, पूरे पूरे लौंग के बने हुए हार होते हैं, उसमें लौंग पिरोई जाती है और बहुत बारीकी के साथ। तो वो जो बेसिकली बलोची कल्चर है वो बड़ा रिच है। हमारे माशाल्लाह सारे कल्चर्स बहुत रिच है, लेकिन बलोची कल्चर्स को भी जो भी इंसान अपने कल्चर को, अपने रूट्स को जिंदा रखता है, शायद चाहे वो कोई भी जरिया अपनाए। तो ये आप जो जिक्र कर रही हैं ये उन पेंटिंग्स का कर रही हैं जो कि बलोची और कदीम जेवरात का इस्तेमाल करती हैं, जिन आर्टिस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बात कर रहे हैं ब्रेशना रेकी की। तो जनाब जिन्होंने पेंटिंग के जरिए अपने कल्चर को, बलोची ज्वेलरी के आर्ट को जो है उन्होंने बाकायदा उसको जिंदा भी रखा हुआ है, और जिस तरीके से वो इसको प्रमोट कर रही हैं उसमें बहुत सारी अरसे सालों तक ये लोगों को याद रहेगा कि कल्चर क्या है, ज्वेलरीज क्या है, कलर कितना है। सो आज हमारे साथ वो मौजूद है हमारे प्रोग्राम में, तो उनसे बात करते हैं। बिल्कुल ब्रेशना, आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। क्या ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने प्रोग्राम में टाइम निकाला। ये जिस तरह आप पेंटिंग्स बना रही, क्या मैं सही बता रही हूँ हमारे कल्चर्स में जो है वो ज्वेलरी वगैरह की बड़े खास चीजें होती हैं? आपने क्या क्या पेंटिंग्स अपने बनाया, कदीम जेवरात का आपने जो है वो इस्तेमाल किया, उस जरा प्लीज जरा बताइएगा उसके बारे में। जी जी, मैं बलूचिस्तान की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरीज हैं वो यूज की हैं, और ऐसी भी ज्वेलरीज हैं जो यूजुअली लड़कियां जो फेंक देती हैं उसको भी रिसाइकल किया अपनी पेंटिंग्स में। ओ, रिसाइकल कौन कौन सी ज्वेलरीज की आपने ब्रेशना? जो लड़कियां यूजुअली पहनती नहीं हैं, और ऐसी भी ज्वेलरीज हैं जो अभी तो फैशन में भी नहीं है, तो वो बलूचिस्तान की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरीज हैं वही मैंने यूज कर दी हैं। जी नहीं, तो जरा सबसे पहले तो हमें बताएं कि इसके पीछे कहानी क्या है, कि कदीम जेवरात बनाने के पीछे क्या राज है या क्या वजह है कि आपने ये फैसला किया हाँ कि मुझे ये जो कदीम जेवरात हैं इनकी पेंटिंग्स बनानी है? जी, वो बस थीसिस प्रोजेक्ट था हमारा, और मैं चाह रही थी कि कुछ मैं ऐसे क्रिएट करूं कि जो लोगों ने पहले नहीं देखा हो, ऐसी आर्ट फॉर्म हो जो बहुत यूनिक हो, बहुत डिफरेंट हो। तो इसलिए बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मेरी मदर ने सजेस्ट किया कि ज्वेलरीज को भी ट्राई करना चाहिए, और फिर हम लोग इस ट्रैक पे आ गए। नाइस ब्रेशना, अभी मैं शाजिब को बता रही थी कि हाँ लौंग के हार का बड़ा हमारे यहाँ जो है ना वो, ये बलोच है ना, ये बड़ी चीजें मुझे बताती रहती हैं कि बलोचों में क्या होता है। तो वो लौंग के हारों का कुछ आपने किया, कुछ बनाया? बिकॉज आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू नो, प्लीज बताइएगा। बस डिफरेंट ज्वेलरीज यूज करती हैं जो जो हमें मिल जाती हैं। एक स्पेसिफिक ज्वेलरी को मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया कि चलें हम लोग एक ही प्रोडक्ट को लेके चलते हैं। जो डिफरेंट मटेरियल मुझे मिल जाता है तो फिर हम लोग उसी से बनाते हैं, फिर उसमें लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और इस तरह की डिफरेंट चीजें सब ऐड हो जाती हैं। अच्छा ब्रेशना, आपने इसकी ट्रेनिंग ली है किसी से या आपको शौक था, फिर आपने कोशिश की और फिर माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाना शुरू हो गई? वाह जी वाह। नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं थी, लेकिन मैंने फाइन आर्ट्स का कोर्स किया हुआ है, तो वहीं से सीखने के बाद ये अच्छा ये बताइए आपने सबसे ज्यादा कैसे लोग कौन सी पेंटिंग्स को ज्यादा एंजॉय करते हैं? फीडबैक सबके किसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा आया, फरमाइश बहुत आई, उसके बारे में आप जरूर बताइए प्लीज। जो ये मेरी हॉर्स वाली पेंटिंग्स होती हैं वो लोगों को बहुत पसंद आती हैं, और अभी जो मैंने न्यू स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया है ज्वेलरी का, कि जस्ट ज्वेलरी होगी और वो एनिमल फॉर्म में होगी, वो मैं नोटिस कर रही हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वो कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा है आपका? ऑयल, वाटर? ऑयल पेंट्स हैं। ऑयल पेंट पे ज्यादा आपने काम किया है। तो अब ये बताइए कि आगे क्या प्लान्स हैं इन एग्जीबिशंस को लेके? कहीं जाना है, कोई अप्रोच करनी है, कोई ऐसी दुआ करानी, हम दोनों भी शामिल हो जाएं उस दुआ में, तो बताएं आगे के प्लान्स। जी, एग्जीबिशंस की प्लानिंग है, और मैं चाहती भी यही हूँ कि जहाँ डिफरेंट पाकिस्तान में हो एग्जीबिशंस तो हम लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। पूरी टीम है तो हम सब लोग अपने जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं। स्पेशली ये जो ज्वेलरी का काम है ये मैं चाहती हूँ कि और भी ज्यादा मतलब लोगों को पता चले इस बारे में। अच्छा, और ऐसे में पेरेंट्स की या बहन भाइयों की सपोर्ट कैसी रही है आपको, या दोस्त आपके काम को सराहते हैं कि भाई आप तो बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं, इसको हमें किसी बड़े स्केल पर लेके जाना चाहिए? सपोर्ट तो पेरेंट्स की तो होती है, और फ्रेंड्स तो वैसे ही कर रहे होते हैं,
और नाउ आई एम मैरिड, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह। तो सपोर्ट तो मुझे हर जगह से क्या बात है, क्या बात। तो ये आपको इंस्पिरेशन शादी के बाद मिली है ये पेंटिंग करने की? नहीं, पहले से, फ्रॉम माय मदर। अच्छा, पहले से थी। ओह, फ्रॉम योर मदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बस हम चाहेंगे, ये जरूर बताएं मुझे, सॉरी मैं प्लीज आप करें, मेरे ज़हन में ऐसे कोई सवाल नहीं था, आप करें प्लीज। मैं आपसे जरूर चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में आपके, क्योंकि हमारे यहाँ आर्ट्स को मैं चाहता हूँ कि जितना प्रमोट किया जाए वो अच्छी बात है, म्यूजिक, आर्ट और ये सब चीज़ें जो हैं, लेकिन उसके लिए बाकायदा तौर पर कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं होते। इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ हैं लेकिन बहुत महदूद हैं जहाँ पर ये बच्चे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो या तालीम हासिल कर रहे हो। आप चाहती हैं कि मुस्तकबिल में आप खास तौर पर जो हमारी कदीम रिवायात हैं उसको कंटिन्यू रखने के लिए, इस तरह की पेंटिंग्स को कंटिन्यू रखने के लिए आप कोई ऐसा स्कूल कायम करें, कोई इंस्टीट्यूशन कायम करें, या ये ट्रेनिंग आगे बच्चों को भी दें? जी बिल्कुल। अब मैं जो खुद एक बिजनेस भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, स्टार्टअप है करिश्मा स्टूडियो के नाम से। तो वो है ये सिर्फ ऊपर के मैं एक ऐसा स्टूडियो अपने ही कोयटा में इंट्रोड्यूस करवाऊँ, लॉन्च करूँ कि जहाँ पे ये जो आर्टिस्ट हैं, जो करिश्मा स्टूडियोज। अच्छा, आपको कोई फॉलो करना चाहे तो प्लीज अपने सोशल मीडिया के आप हैंडल्स भी बता सकती हैं। जी बिल्कुल, करिश्मा स्टूडियो के नाम से है फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम में और ट्विटर में भी। तो ये है कि अगर इस तरह आर्ट गैलरी मैं अपने बलूचिस्तान में पहले ओपन करना चाहूँगी, ताकि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं जो काम करना चाहती हैं, जो टैलेंटेड हैं, वो आके अपना काम वहाँ पे कर सकें और वहाँ पे हम लोग उनका काम सेल आउट कर सकें, क्योंकि दूसरों का और काम मैं जब बलूचिस्तान आया था, कोयटा है। आया था और वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिला था, तो वाकई वहाँ पर बहुत टैलेंट है और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनको अगर अच्छे प्लेटफॉर्म्स फराहम किए जाएं तो कोयटा में बेइंतहा टैलेंट है। खासतौर पर वहाँ की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स हो, म्यूजिक हो, थिएटर हो, वो हर चीज़ में बड़े इन्वॉल्व हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनकी डेडिकेशन तो है, लेकिन उनके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, अच्छे वो तमाम इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जहाँ पर वो बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल कर सके। थैंक यू। आप कुछ पूछना चाह रही? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं थैंक यू कहना चाह रही थी और गुड लक कहना चाह रही थी कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, अपने कल्चर को, अपनी सकाफत, अपने ट्रेडिशंस को आप अलाइव रख रही हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड और आपका दिन और आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो, इस दुआ के साथ। और इस दुआ ब्रेशना के लिए नहीं थी, ये दुआ हम सब के लिए है, एक दूसरे के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। और आज हमने जो टेक्सटाइल पे हमने सेगमेंट किया, उससे पता चला कि जो कराची और पाकिस्तान का सिर्फ नहीं, पूरे हमारी कौम का जो इस वक्त सिचुएशन है वो पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से बहुत डाइसी है और हम बहुत ही अनबैलेंस सिचुएशन और ऐसे ब्रिज से गुजर रहे हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि हम यहाँ गिरेंगे, हम वहाँ गिरेंगे, जिसमें पाकिस्तान की माइशत पे बहुत असर पड़ रहा है। मेरी सिर्फ दुआ यही है, आई एम श्योर हम दोनों की, ना करे कहीं पर भी गिरे, कहीं पे भी हम गिरें, हम संभले रहें। ऊपर वाला तो हमें संभालता है, हम एक दूसरे को नहीं संभाल पाते। इस पर बड़ा सोचने की जरूरत है। रखिएगा अपना ख्याल। कल शाहजेब और माया से होगी मुलाकात सुबह सवेरे पाकिस्तान में।